इस सभा कक्ष में विराजमान संकाय के अधिष्ठाता भवतोष जी, आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, कालिदास अकादमी से पधारे हुए संतोष पंड्या जी, मेहता जी, मेरे सामने बैठे हुए हिंदी के यशस्वी कवि कथाकार वर्षा और शरद सिंह जी, BK श्रीवास्तव जी, अंबिका दत्त शर्मा जी, मैडम अर्चना पांडे जी, AP मिश्रा साहब और भी सभी बंधुजन, वर्षों का जिनसे साथ रहा और बहुत सुख के दिन जिनके साथ बिताए, ऐसे कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ आए और आप सब लोगों का सानिध्य का सुख मुझे एक बार फिर से प्राप्त हुआ, वर्षों बाद प्राप्त हुआ। सागर ही बहुत समय के बाद आना हो रहा है। बीच में एक आध बार आया था, वो आना भी ना आना जैसा रहा और लगा कि मुद्दत हुई कि सागर ही नहीं आना जाना हो पाया है। कालिदास अकादमी ने मुझे यह सुअवसर दिया कि अपने घर में एक बार फिर से मैं लौट कर आऊं अपने लोगों के बीच में। और ये परिसर जो कि इतना सुंदर रहा है, जिसकी बहुत हसरत के साथ मैं याद किया करता हूँ, उसको मैं देखूं। वाजपेयी जी मुझे नीचे तक ले गए, पथरिया जाट गांव तक, वो भी मैंने देखा। आपके घर के सामने की सड़क से भी हम निकले और बहुत कुछ बदल गया है। तो ये होता ही है, परंपरा में बदलाव आता है और आधुनिकता परंपरा को कभी चुनौती देती है, बदल देती है। इसी पर कुछ विचार करेंगे। पता नहीं नाट्यशास्त्र का इसमें कहाँ से जुड़ा। मैंने जो शीर्षक दिया था वो कुछ ऐसा था कि परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व संस्कृत के मंच पर। तो मंच वहाँ नाट्यशास्त्र का मंच मेरे दिमाग में नहीं था। नाट्यशास्त्र में पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ, बात अलग है, मैंने कई कार्यशालाएं नाट्यशास्त्र पर की, लेकिन मैं कुछ ऐसा अव्यवस्थित चित्त का आदमी हूँ कि कई चीजें एक साथ मैं पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ, समझने का प्रयास करता रहता हूँ। तो परंपरा, पूरी परंपरा के संदर्भ में और आधुनिकता क्या है उसके संदर्भ में कुछ बात करूंगा। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व संस्कृत के मंच पर, इस शीर्षक में 3 शब्दों पर पहले हम विचार करेंगे। परंपरा, आधुनिकता और द्वंद्व। परंपरा क्या है, आधुनिकता क्या है और द्वंद्व क्या है। परंपर में टाप प्रत्यय लगाकर परंपरा शब्द बना, क्योंकि यह संस्कृत के हमारे सहयोगी गण हैं, कदाचित छात्र भी हैं। तो हमारे यहाँ एटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति सबसे पहले बताई जाती है, शब्द बना कैसे है। तो परंपर में स्त्रीलिंग का प्रत्यय टाप जिसका आ जुड़ता है वो लगाए तो परंपरा हो जाता है। अब परंपर क्या है कि परम पिपर्ती थी परंपरा, जो आने वाले को पोसता है, नरिश करता है, जिसमें आने वाले को, हर आने वाले को, हर आगत को, हर आगत का स्वागत किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, वही परंपर है। और उसी की स्त्री परंपरा हुई। बाल से बाला, अज से अजा जैसे हो जाता है। तो उन्होंने परंपर नहीं कहा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का जेंडर सेंसिटाइजेशन है, क्योंकि स्त्रियां माता की तरह पोसती हैं आने वाले को, संतान को। इसलिए ऐसी ऐसी कुछ चीज जो कि हर आने वाले को पोसती है, उसका स्वागत करती है, उसको अपने में समाहित करने के लिए, बुलाने मिलाने के लिए तत्पर रहती है, उसको पुरुष का नाम, पुरुषवाचक नाम न देकर के उन्होंने स्त्रीवाचक नाम दिया। क्योंकि कई बार संस्कृत परंपरा पर यह आरोप लगता है कि पुरुषों के वर्चस्व की परंपरा है। तो ये तो मैं ही खुद कहता था, और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। सेमिनार जब हुई, हमने संस्कृत साहित्य में स्त्री पर सेमिनार किया, तो मैंने कहा कि पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य पुरुषों के वर्चस्व का, पुरुषवाद का और मेल शॉविनिस्ट साहित्य है। वही मैं मानता भी हूँ। महान साहित्य है, बहुत उदात्त भव्य है,
लेकिन वो आदमियों के द्वारा, आदमियों के लिए, आदमियों की दृष्टि से लिखा हुआ ज्यादातर साहित्य। महिलाएं आती हैं बीच बीच में, उनकी आवाजें, हाशिए पर से उनकी आवाजें जब आती है, आवाजें तो अद्भुत, जो मैंने महिला कवियों की कविताओं पर लिखा है कि संस्कृत में महिला कवि क्या कह रही हैं, उनका जो स्वर है, और कुछ पंडिता भी जब हो जाती हैं तो क्या गजब ढाती हैं। लेकिन यहाँ संस्कृत के जो शास्त्रज्ञ थे उनमें बहुत सूक्ष्म दृष्टि भी रहती थी। उन्होंने दुर्गा, भवानी, इन सब की भी कल्पनाएं की, तो उन्होंने परंपरा को स्त्रीवाचक ही कहा, आधुनिकता को भी उन्होंने स्त्रीवाचक शब्द से ही, नहीं तो आधुनिकत्व कह देते और परंपरत्व कह देते अगर भाववाचक संज्ञा ही बनाना थी। तो परंपरत्व और आधुनिकत्व का द्वंद्व ऐसा हम शीर्षक करके बात कर रहे होते इस समय, लेकिन नहीं वो जम रहा है। उन्होंने जो सोच लिया कि स्त्रीवाचक शब्द रहेंगे दोनों, तो उस रूप में हम इनका व्यवहार आज करते हैं। तो परम पिपर्ति थी परंपरा, उसमें टाप प्रत्यय लगा करके जो परंपरा बना, उसका सरल भाषा में अर्थ समझाएं तो सिलसिला, एक तरह से जो जारी रहती है चीज, क्योंकि हर आने वाले को वो अपने में साथ लेकर के चलती है, तो उसमें सातत्य रहता है, वो जारी रहती है। परंपरा वही है जो जारी रहे, जारी अगर नहीं रहती है तो परंपरा नहीं रहती। उसमें ठहराव अगर आ गया है तो या तो रूढ़ी बन जाएगी, अनुष्ठान बन जाएगा, कुछ रिचुअल्स हो जाएंगे, वो भी जरूरी होते हैं कई बार, रूढ़ियां भी, अनुष्ठान भी, कर्मकांड भी, लेकिन वो परंपरा नहीं बनाते। परंपराएं आगे बढ़ाती हैं, आगे बढ़ती हैं, और एक ऐसा सिलसिला जो कि किसी देश, समाज या जाति को, व्यक्ति को भी जिंदा रखने के लिए, जिलाए रखने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसके आत्म प्राण के लिए आवश्यक होता है, उसको हम परंपरा कह सकते हैं। मैं अपनी परिभाषाएं बना रहा हूँ और ऐसे में भाषा दूंगा। बाकी अब मैंने पढ़ाता तो रहा हूँ, खूब पढ़ा मैंने कि ट्रेडिशन पे, मॉडर्निटी पे क्या क्या, स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न कोई किताब ही थी, बहुत गुरु जी जानते होंगे उसको, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर से हम बात करते थे उदयपुर यूनिवर्सिटी में, तो कहते थे स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न पढ़ लो भाई, अदवल्लभ जी आप बहुत मॉडर्निटी की बात करते हो। और टी.एस. इलियट का निबंध हमने खूब पढ़ा, उसको खूब हम उद्धत करते थे। अंग्रेजी विभागों में जाना होता था और कभी तुलनात्मक भाषा विभाग वगैरह में बुलाते थे भाषा के संबंध में, आधुनिकता के संदर्भ में बात करने के लिए। तो टी.एस. इलियट ने मुझे बहुत प्रभावित किया उस समय। अभी भी मैं मानता हूँ कि वे अच्छे कवि ही नहीं, विचारक भी अच्छे हैं, लेकिन अब मैं सब भूल जाना चाहता हूँ और मैं अपने ढंग से ही कुछ कहूँगा। शायद इलियट जो कह चुके हैं उसमें हो सकता है कि कुछ बातें मेरी भी शामिल हो सके, कुछ उस तरह की। तो परंपरा का जो लक्षण है वो सातत्य है, और ठहराव उसका व्यावर्तक है, उसका एंटेनिम है, एक तरह से उसका विलोम है। जो रुक जाती है परंपरा नहीं होती है, रूढ़ी परंपरा नहीं होती है। और तो ये जो सिलसिला है, उसको कोई समाज जब अपने समय में फिर से समझता है, अपने लिए लागू उसको करना चाहता है, तो वही आधुनिकता हो जाती है। काम चलाऊ परिभाषा में यह आधुनिकता की देता हूँ। बाकी सब जो कुछ बवाल उस पर है, और मेरा उससे कोई मतलब नहीं जो मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म को फला फला उत्तर आधुनिकता, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उस पर भी मैं खूब बहस करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है वो अगर समय रहा तो मैं बताऊंगा। हमारे लिए जो परंपरा और हमारे लिए जो आधुनिकता है, हम उसी पर बात करेंगे, और जो दूसरे जो कह रहे हैं उसकी कोई जूठन हमें फिलहाल नहीं चाहिए। विदेश का कोई कह रहा है कभी, चाहे वो कितना ही बड़ा विचारक हो। अब ये जो लक्षण अगर हमने ले लिया, तो जो जो पुराना है वही परंपरा हो, ये जरूरी नहीं है। पहले कई बार हम ये मान लेते हैं कि जितना जो कुछ पुराना है वो तो पारंपरिक है। तो पारंपरिक कहते ही से एक धारणा बनती है कि जो कहीं अतीत में कहीं जो स्थिर था, और हमें हमारे पुरखों ने जो दिया है वो एक ठहरा हुआ सा, वही पारंपरिक है, वही उसी से परंपरा बनती है। तो यह तो नहीं, जो जो पुराना है वो परंपरा है, और जो जो नया है वो आधुनिक है और आधुनिकता है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। काल से नहीं दोनों को जोड़ सकते, किसी क्रोनोलॉजी से, इतिहास से, समय समय के चलने से, ऐतिहासिक समय से उसको नहीं जोड़ सकते हम कि पहले अतीत का जो था वो पारंपरिक और हमारे समय का
जो है वो, क्योंकि वो हमारे शास्त्र के अनुसार आधुनिक का लक्षण उससे नहीं बनता। जो अब हमारे समय का है कल वो पुराना हो जाएगा, तो फिर आधुनिक किसको कहेंगे आप? तो जो जो पुराना हो गया है और अभी भी चला आ रहा है वह भी सदैव परंपरा नहीं बनाता है, और जो नया उसके साथ उसके उसके समानांतर आ जुड़ा है वह भी सदैव आधुनिक नहीं हो जाता। इसलिए केवल इसलिए आधुनिक नहीं हो जाता कि वह समय की दृष्टि से परवर्ती है। तब ये दोनों हम ये कह सकते हैं कि ये प्रवृत्तियां हैं, ये पूरे समाज की युग की प्रवृत्तियां हैं दो, और ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत संप्रक्त एक तरह से हैं। परंपरा अपने को निरंतर नया करती है, क्योंकि ठहर जाएगी तो परंपरा नहीं रहेगी। परंपरा अपने को जो निरंतर नया करती है उसका नया करते जाना ही उसका आधुनिक होना है, वही उसमें आधुनिकता का जुड़ना है। इतना कुल में परंपरा और आधुनिकता के बारे में कहूंगा। एक बात यह भी मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि एक वचन में प्रयोग मैंने जरूर किया, परंपरा और आधुनिकता, क्योंकि हमारे सिद्धांत है कि जातु एक वचनम, जातिवाचक शब्दों में बहुवचन नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो समुच्चय गुच्छा होता है। उसको समाज हम कहते हैं तो समाजों नहीं कहते हैं, परंपराएं कहना चाहिए। मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि एक परंपरा कोई है, कहीं भी कोई एक परंपरा नहीं है। परंपरा का एक किस्सा नहीं होता, आधुनिकता का भी कोई एक किस्सा नहीं होता है। देयर इज नो सिंगल स्टोरी अबाउट ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। तो ये तो परंपरा और आधुनिकता के बारे में कुछ मोटी रफली मैंने बातें कही। अब द्वंद्व क्या है? तो द्वंद्व से हमको ऐसा लगता है कि जैसे द्वंद्व युद्ध हो रहा हो, कुछ डुएल हो रही हो, अंग्रेजी में जिसको डुएल कहते हैं, कुश्ती कुश्तम पछाड़ा होता हो। तो ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। हालांकि उसका अर्थ यह भी है, जैसा कि कुलपति जी ने कहा, उन्होंने तो युद्ध कह ही दिया कि परंपरा और आधुनिकता के युद्ध के बारे में बहुत अच्छा विषय आपने दिया। युद्ध भी होता है कभी कभी, एकदम से युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन आधुनिकता अगर चुनौती देती है, परंपरा को चैलेंज करती है, मुठभेड़ उससे करती है और टक्कर लेती है, वो भी द्वंद्व होता है। लेकिन मेरा आशय मुठभेड़ और टकराव भर से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ द्वंद्व जो है युगल को भी कहते हैं, जोड़ी को भी कहते हैं। तो जब मैंने ये माना कि परंपरा अपने आप को निरंतर नया करती है, तो आधुनिकता के बगैर परंपरा होती ही नहीं है। जितना जो कुछ मैं समझ रहा हूँ, आपके अपने अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, परंपरा और आधुनिकता को लेकर के मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा और यही मानूंगा, और उतने से ही मैं अपनी बात को आगे भी बढ़ाऊंगा। तो इसलिए जो युगल जोड़ी की तरह चलती हैं चीजें, उनमें झगड़ा लड़ाई हो सकता है, लेकिन वो उनकी जोड़ी बनती रहती है, हमेशा वे साथ तो बने ही रहते हैं। हमारे यहाँ द्वंद्व समास ही है। जो व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी के भी लोग यहाँ हैं और छात्र हैं, सभी जानते हैं कि द्वंद्व समास होता है। अभी हमने ये शीर्षक डाला तो किसी ने, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बहस करते हैं लोग हमारे ग्रुप्स में भाषा आशा को लेकर के, तो किसी ने सवाल उठाया कि वो द्वंद्व है कि द्वंद्व है, और सब कोश देखने लगे। उस कोश में असल में दोनों ही शब्द मिल रहे हैं, दोनों का वही अर्थ मिल रहा है। तो द्वंद्व कहें या द्वंद्व कहें, द्वंद्व ही ज्यादा प्रचलित है संस्कृत में, हिंदी में भी। तो उसका अर्थ मूलतः उसका अर्थ तो जोड़ी ही होता है, जो चीजें साथ चलती हैं, और द्वंद्व समास में भी जोड़ी ही होती है। रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण कहते हैं, राम लक्ष्मण द्वंद्व समास हिंदी में भी बनेगा ही, सीताराम हिंदी में भी समास बनेगा, सीताराम संस्कृत में बनेगा। तो जो दो एक साथ चलते हैं उनसे द्वंद्व समास जिस तरह से होता है, उस तरह से द्वंद्व है परंपरा और आधुनिकता का। यही मेरा आशय था। ये बात दूसरी है कि द्वंद्व समास उनका भी होता है जो कि युद्ध करते हैं। तो रामश्च रावणश्च, राम रावणों भी द्वंद्व समास बनता है। और भी कई इस तरह के समास बनेंगे जिनमें कि मुठभेड़ कलह युद्ध होता है, उनका भी द्वंद्व समास बनता है। जो हमेशा साथ चलते हैं, भक्त और भगवान की तरह, जुड़वा भाइयों की तरह, राम लक्ष्मण की तरह, उनका भी द्वंद्व समास बनता है। लेकिन कुल मिलाकर के जैसा मैं समझ पा रहा हूं अपनी अल्पमति से, कि परंपरा की कोख से ही आधुनिकता सदैव जन्म लेती है। अगर वो परंपरा की
कोख से जन्म नहीं लेती है तो मेरे हिसाब से सच्ची आधुनिकता नहीं है। इसलिए जो कुछ आधुनिकता के नाम पर अब कहा जा रहा है मैं उसको आधुनिक नहीं मानता, वो मेरे लिए आधुनिक होना नहीं। माँ बेटियां साथ रहती हैं, कभी कभी उनमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है, परंपरा और आधुनिकता उसी तरह से चलती है। अब मैं कुछ सूत्र जो मैंने समझ करके लिखे उनको यहाँ कह दूंगा और उसके बाद उनके सत्यापन पर कुछ बात करूंगा, उतना ही कुल मुझे करना है। तो पहला जो सूत्र मैंने लिखा कि आधुनिकता परंपरा का पुनर्न्वेषण है। तो आधुनिकता परंपरा को रीइन्वेस्टिगेट करती है, पहचानने की कोशिश करती है, उसकी नापजोक करती है, ये ऐसा मुझे समझ में आता है। दूसरा है कि आधुनिकता परंपरा का उत्तर पक्ष है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जब बहस होती है तो दो पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष जो प्राइमा फेसी व्यू है और उत्तर पक्ष जो सिद्धांत पक्ष है। अदालत के मामलों में जैसे कि अभियोजन का पक्ष और अभियुक्त का पक्ष, पेटिशनर्स स्टेटमेंट और रेस्पोंडेंट्स स्टेटमेंट, ये उसके एक के बगैर दूसरा तो होगा नहीं। उसने अगर दाखिल किया है अपना तो रेस्पोंडेंट उसको जवाब देगा ही। तो हालांकि अदालत के उससे तुलना नहीं की जानी चाहिए पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष जो शास्त्र का है, लेकिन शास्त्रों की बहस में जिस तरह से उत्तर पक्ष जवाब देता है, वो पूरी नापजोक करता है पूर्व पक्ष की, उस तरह से आधुनिकता परंपरा का उत्तर पक्ष रचती है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि परंपरा में अपने आप को नया करते जाने की अंतर्निहित शक्ति होती है। अगर ये शक्ति नहीं है तो परंपरा नहीं है। जितनी भी परंपराएं हैं उनमें अपने आप को पुनः आविष्कृत करने की ताकत उनके भीतर होती ही है, और इसलिए परंपरा आधुनिकता बनती रहती है। आधुनिकता के स्वर उसके भीतर से गूंजते रहते हैं। ये तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि परंपरा आधुनिकता का परिमार्जन करती है, क्योंकि आधुनिकता के नाम पर नए विचार आते हैं, हो सकता है कि वे सुपरीक्षित ना हो। परंपरा के आलोक में हम उनको पहचानते हैं, परिमार्जित करते हैं, सुपरिभाषित करते हैं। परंपरा आधुनिकता को संभाल सकती है। जैसा मैंने कहा कि यदि माँ बेटी की तरह रिश्ता है तो माँ जिस तरह से संभालती है उस तरह से परंपरा आधुनिकता को संभाल सकती है, संभालती है। अगर नहीं संभाल पाती है तो दोनों तरफ से कहीं चूक हुई है। आधुनिकता भटक सकती है, परंपरा उसको रास्ता दिखा सकती है। बाकी यह तो सही है कि परंपरा अतीत को सहेजती है, क्योंकि जो पहले था फिर वो चला, फिर वो चला। तो परम परम उसका जो व्युत्पत्ति हम कहते हैं परात परम या परम पिपर्ति इति परंपरा से, तो उसमें जो जो कुछ पुराना था उसको थाती की तरह सहेज करके फिर उसको संवर्धित किया जाए, फिर उसकी नापजोक की जाए, उसको अपने समय में फिर से हासिल किया जाए। तो अतीत तो हमेशा साथ रहेगा ही परंपरा की, और आधुनिकता भविष्य को ताकती है क्योंकि उसको आने वाले समय के लिए जवाबदेही अपने निर्धारित करना होती है। छठा सूत्र मैंने लिखा कि आधुनिकता परंपरा के नाम पर एकत्र कचरे को गुहार देती है। बड़ी बुरी भाषा आपको लग सकती है, क्योंकि परंपराएं कई बार तड़ांत पैदा करती हैं जब वे ठहर जाती हैं, और नदी का पानी जब तक बहता रहता है तब तक निर्मल रहता है। अब तो सब नदियां सड़ रही हैं, देखते देखते कितनी गंगाएं मैली हो गई, कितनों में कितना प्रदूषण फैल गया। परंपराएं भी गंदली हो जाती हैं, बहाव उनका यदि नहीं रहा तो वे संकुचित हो जाती हैं, किसी पोखर में, किसी ताबूत में कैद होकर के निष्प्राण हो जाती हैं। आधुनिकता परंपरा के नाम पर जो ढोंग पाखंड किया जाता है, जो कुछ कचरा फैलाया जाता है, जो कुछ सड़ांत पैदा की जाती है, उसको साफ करने का काम करती है, क्योंकि वो सवाल उठाती है, वो उहारने का काम करती है। आधुनिकता के आलोक उसी का अगला है कि आधुनिकता के आलोक में परंपरा अपने आप को संशोधित करती है, क्योंकि आधुनिकता ताजी हवा के झोंके की तरह आती है, जो कि उसका जो बासीपन है उसको दूर कर सकती है। अच्छा भैया, 3 बजने में 10 मिनट है, मुझे कितनी देर बोलना है?
क्योंकि मेरा बड़ा मुश्किल होता है समेट पाना और जल्दी खत्म करना, फिर और आप लोग हो जाएंगे सुन सुन करके परेशान। तो बहरहाल आधुनिकता उसमें ताजी हवा के झोंके की तरह उसको निर्मल कर सकती है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि आधुनिकताएं परंपरा को बिगाड़ सकती हैं, दुर्व्याख्या उसकी कर सकती हैं, उसको विकृत कर सकती हैं। ऐसा भी होता है, हो ही रहा है, खूब हो रहा है हमारे यहाँ। टीवी पर आप देखिए क्या क्या व्याख्याएं परंपरा की हमारे धर्म गुरु कर रहे हैं। ऐसी तबाही मची हुई है कि कुछ कह नहीं सकते आप। और अद्भुत समय हमारा, प्रचंड मूर्खताओं का समय जो हमारा है, और उसमें आप सच्चाई ढूंढना कठिन हो गया। झूठ के इतने इतने लेयर्स चढ़ा दिए जाते हैं कि सच्चाई, सच्ची परंपरा क्या थी उसको पहचानना मुश्किल हो गया। और अगर कोई सच्ची बात कहने लग जाए तो मरने मारने पर भले ही उसको उतारू हो जाएंगे लोग। ये तो हो रहा है। तो ये होता है कि परंपरा और आधुनिकता में कलह कटुता भी कहीं हो सकती है। कभी ये भी हो सकता है कि परंपरा कभी आधुनिकता को चकमा दे जाती है, कभी आधुनिकता परंपरा को चकमा दे जाती है। इसकी मैं किस्से सुनाऊंगा आगे, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना अभी शायद लग रहा है। और परंपरा में अंतर्विरोध हो सकते हैं, इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, चूक हो सकती है, परंपरा से होती है, होती रही। ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखों ने कभी कोई गलती की ही नहीं है। और हमारी परंपराएं तो बड़ी महान उज्जवल ही थी, उनमें तो कहीं कुछ खोट, कहीं कमी आई ही नहीं कभी। उन्होंने जो किया सब सही किया। अब के लोग जो कर रहे हैं वही सब गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये कह करके बड़ी आसानी से सब कुछ सरल आसान बना दिया जाता है। तो ऐसा भी मैं नहीं समझता। परंपरा के भीतर अंतर्निहित विरोध हो सकते हैं, उनको पहचाना जाना चाहिए। खैर, मेरे ख्याल में यहाँ साइंस के तो कोई लोग हैं नहीं। अरे बहुत अच्छा, हाँ केमिस्ट्री के हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत फिजिक्स ही समझने की कोशिश करता था। हाँ इसीलिए तो जो, अगर हम ये कहें कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो एक परंपरा है, उसकी तो क्लासिकल फिजिक्स हुआ या जो न्यूटन के समय तक चला आ रहा है, वो गति के 3 नियम जो 3 लॉज ऑफ मोशन वो सब उन्होंने बताए। और सेव गिरा तो उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण इत्यादि इत्यादि, वो सब वो एक पारंपरिक भौतिक शास्त्र है। एक नियो फिजिक्स आता है जिसमें कि थ्योरी ऑफ क्वांटा आ जाती है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नमस्कार, आ जाती है, सापेक्षता का सिद्धांत आ जाता है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी आ जाती है। सारी दुनिया एकदम से ताबड़तोड़, उसमें इतनी जबरदस्त टूट फूट होती है, सारी अवधारणाएं बदल जाती हैं इस नव्य भौतिकी के आते ही। तो ये आधुनिकता परंपरा का कुछ इसी तरह से करती है। ये सारे मानदंड कभी कभी वो तोड़ देती है, इस कदर तोड़फोड़ वो कर सकती है, सारे चुनौतियां दे डालती है, ध्वस्त भी कर सकती है। और वो गलत तो नहीं हुआ, कोई आइंस्टीन ने गलत बात तो नहीं कह दी थी। उन्होंने तो कह दिया कि जैसा जो कुछ दिखाई देता है वो है ही नहीं उस तरह का। जो न्यूटन बता रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है यूनिवर्स, उस तरह से कुछ नहीं बनी हुई है, वो आपको ऊपर ऊपर से दिखाई देती है। तो बहुत सारी दुनिया ही बदल गई, परसेप्शन ही बदल गया, सारा सारा फिजिक्स बदल जाता है। परंपरा उस तरह से बदल सकती है, सॉरी, आधुनिकता उस तरह से बदल सकती है परंपरा। तो इतनी सारी बहुत कुछ जटिल बातें हैं इन दोनों के बीच में। और ये मतलब बहुत जटिल रिश्तों का ताना बाना ये दोनों के बीच का है। मतलब ऐसा कोई आसान मामला दोनों के, सहज मामला नहीं है। लेकिन इनमें स्वस्थ संवाद की संभावनाएं बनी रहती हैं, और अभी भी कदाचित दोनों में स्वस्थ संवाद की, डायलॉग की संभावनाएं हो सकती है। 11 मैंने पॉइंट लिखे थे इसको सूत्र रूप में बताने के लिए। हम इन 11 के सत्यापन के लिए कुछ बातें बताऊंगा कि ऐसा ऐसा होता रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि आधुनिकता परंपरा का पुनर्न्वेषण करती है। तो हम लोगों की आदत होती है कि वैदिक काल से ही शुरू करते हैं। जब हमने कह दिया कि परंपरा भी पुरानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे समय में परंपरा नहीं है, और आधुनिकता नई भी हो सकती है, प्राचीन काल में भी आधुनिकता हो सकती है। तो हम वैदिक समय से शुरू करते हैं। एक यास्क मुनि हुए, वैदिक ऋषि ही थे, 7th century BC, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उनका कम से कम समय माना जाता है। आज से 2800 साल, लगभग 3000 साल पहले उन्होंने निरुक्त किताब लिखी है, हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है निरुक्त,
क्योंकि भाषा शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ है। चमत्कृत हो जाते हैं कि यास क्या कह रहे हैं भाषा के बारे में, कितनी ऊंचाइयों पर जाकर के वो सोच रहे हैं भाषा को लेकर के। और ये आप निश्चित मान लीजिए कि भारत ने विश्व संस्कृति को, जो अनोखी देन भारत की है, वो एक भाषा दर्शन है। क्योंकि किसी देश के पास नहीं, वाक का, भाषा के बारे में चिंतन की जो परंपरा है, और किसी देश के पास ऐसी परंपरा नहीं है जो हमारे पास थी। अब तो पश्चिम के लोग मानते हैं कि भर्तृहरि का वाक्य पदियम, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी में बहुत सारी बातें जो कही जा रही हैं वो तो भर्तृहरि ने बहुत पहले ज्यादा बेहतर ढंग से कह दी थी। उन्होंने तो, आपके कौन से हैं वो, हेराल्ड हेराल्ड हैं जिन्होंने नागार्जुन और देरिदा लिखी, कोवर्ट साहब ने देरिदा से पूछा ही कि आप जो कह रहे हैं वो तो नागार्जुन शायद कह चुके हैं पहले। तो देरिदा साहब ने तो पढ़ा नहीं था, उनका हाँ हो सकता है कुछ ऐसा उन्होंने कहा। तो भर्तृहरि बहुत सारी बातें जो कहते हैं वो अब शायद दिमाग में उत्तराधुनिक काल में पश्चिम के विचारकों के आ रही हों, ये हो सकता है। तो ये यास का निरुक्त पहली किताब है भाषा दर्शन की। तो मैं कहता हूँ कि जो परंपरा हमारी जो विश्व को देने, जिसकी देन है, वो भाषा दर्शन उसकी एक देन है। तो हमने एटम बम दिया या नहीं दिया, हमने पुष्पक विमान दिया या नहीं, हमारे पास था या नहीं, मान लीजिए कि था हमारे पास एटम बम भी, पुष्पक विमान भी, परिवार नियोजन भी, और सब ऋग्वेद में यदि सब था, उसको साबित करने से अब क्या मिलेगा? कि मुझे आप ये बताइए, क्या पुष्पक विमान बता करके दुनिया को चलाने के लिए दे देंगे कि अब आप बोइंग 761 मत चलाओ, ये पुष्पक विमान है ना, इस पे तो बैठोगे, इससे कहोगे कि तू अयोध्या से लंका, लंका से अयोध्या पहुंचा दे, तो पहुंचा देगा, इसमें ना पेट्रोल की जरूरत ना तो चलाने की, उस पर बैठ के संकल्प करते ही चलता। पुष्पक विमान तो ऐसे ही चलता था। तो हमारे पुरखों ने तो पुष्पक विमान बना लिया, अब आप भी बना लीजिए। उनका फार्मूला भरद्वाज के सर्वस्व में अगर है, बना के दुनिया को कह दीजिए कि पुष्पक विमान चलाओ, इस सारे तुम्हारे जो जेट और वो सब है इनकी जरूरत नहीं रह गई, हमने तो बना दिया और फिर से बना दिया हमने। तो क्या आप कर सकेंगे ऐसा? तो क्या आप ये कहेंगे कि ये हम हमारे पास अब देने के लिए ये है हमारे पास? अगर आपके पास था तो जो चीजें आपके पास सचमुच में हैं, जिसको दुनिया चाहती है कि अरे हमारे पास ये नहीं है, उनको आप क्यों नहीं देते? भाषा, उनकी भाषा दर्शन उनके पास वैसा नहीं है जैसा हमारे पास है। हम दुनिया को बता सकते हैं कि वाक, वाक के भीतर के लेयर्स हैं, वो किसी ने नहीं कहे। परा पश्चिंती मध्यमा व्यक्ति मनुष्य, आदमी की चेतना से कैसे जुड़ते हैं, ये वहां नहीं सोचा गया था अभी तक। अब वो पढ़ के वो समझ जाएंगे तो फिर वो आपको बताने लगेंगे, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं भर्तृहरि को। हमारे हमारे यहाँ के लोग, वो भी यूरोप के लोग ही पढ़ेंगे। ये तो खैर अलग विषयांतर हो गया। लेकिन जो यास्क ने निरुक्त में भाषा के बारे में कहा, तो उन्होंने उसमें एक किस्सा, उसमें एक जगह आता है, वो बहुत सुंदर वाक्य है। यास्क की भाषा बहुत बढ़िया है, उसका मैं हिंदी में ही अनुवाद बताऊंगा, संस्कृत उद्धरण भी मेरे पास है। वे कहते हैं कि ऋषि सदा के लिए संसार छोड़ करके जा रहे, मनुष्यों ने उनसे पूछा, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा ऋषि अब कौन होगा? ऋषियों ने कहा, अब से तर्क तुम्हारा ऋषि होगा। 3 वाक्य इसमें है, ये बहुत अद्भुत कथा है। तो यास कहना ही चाहते हैं कि एक इल्हाम का युग था, वो समाप्त हो गया, एक बड़ी परंपरा समाप्त हो गई, ऋग्वेद के मंत्र सब रच गए, संहिताएं हो गई, वो उनके सब चुक गए। जो मंत्र वो देखते थे, मंत्र दृष्टा ऋषि, उनको मंत्र देखने वाले ऋषि गए, उनका युग समाप्त हुआ। अब दूसरे लोग आ गए जो उन मंत्रों को रटते हैं लगातार, रटते हैं लगातार, उनका अर्थ भी उनको मालूम नहीं है। वो तो परंपरा नहीं थी, जब अर्थ ही नहीं, परंपरा अपना अर्थ ही नहीं खोल पाती तो फिर परंपरा क्या रहेगी? वो तो रूढ़ी की तरह उसको रट रहे हैं। यास्क कहते हैं कि ये नहीं, ऋषि कौन होगा? तो ऋषियों ने जाते जाते कहा कि अब तर्क तुम्हारा ऋषि होगा। तो यास्क ये कहना चाह रहे हैं कि एक आधुनिकता आई, ये इस जंक्चर पर वैदिक काल में एक परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक संधि स्थल आया, जिसमें आधुनिकता ने सिर उठा करके कहा कि हम अपने तर्क से इस पूरी संविधाओं की परंपरा की जांच करेंगे, तो तर्क ही अब हमारा ऋषि होगा। ऋषियों का साथ अब नहीं रहा। जो मंत्र देख लेते थे, जैसे कुरान शरीफ का इल्हाम हुआ हजरत मोहम्मद साहब को या किसी को, उन लोगों को मंत्रों का दर्शन होता था, तो वो दर्शन एक युग तक हुआ, 1000-2000 साल तक हुआ, फिर खत्म हो गया, वो युग ही खत्म हो गया है, परंपराएं उस तरह से खत्म। अब तो नहीं दर्शन उस तरह से होगा।
हो जाता है कई लोगों को अब भी वैदिक मंत्रों का दर्शन, लेकिन उससे नहीं बनती परंपरा। आदमी का क्या कह सकते हैं, उसको सपने अलग अलग तरह के आते हैं, कई लोगों को वैदिक मंत्रों के ही सपने आ जाते हैं अभी, लेकिन उससे परंपरा नहीं बनती। वैदिक मंत्रों की जो इल्हाम की परंपरा थी, साक्षात्कार की परंपरा थी, वो एक काल में जाके खत्म हो गई। फिर तर्क का काल आना ही है, वो आधुनिकता का अवतरण हुआ। अब उसमें होता यह है कि उन मंत्रों के अर्थ खोजना होंगे हमें, उन मंत्रों को अपने तर्क से फिर से पाना होगा, और अपने सत्य को हमको फिर से एक बार खोजना होगा। उसमें ऋषि देवता और मंत्र हमारे सहायक नहीं होंगे, तर्क हमारा सहायक होगा। यास्क वहां कहना चाहते हैं। हालांकि बहुत बहस हुई, यास्क का तो बहुत विरोध किया लोगों ने, और कौत्स मुनि थे, उन्होंने कह दिया कि अर्थवर्थ समझना, तर्क करना हमारा काम नहीं, हम मंत्रों को रटते हैं, विनियोग उनका होना चाहिए कि अमुक विनियोग के लिए अमुक मंत्र पढ़ा, बस खत्म। अर्थ की बात मत करो, उसमें तर्क मत लगाओ। वेद जो है तर्क के लिए नहीं होता। व्यास कहते हैं कि होता है। जबरदस्त बहस, 12 कारण देते हैं, जैसे अदालत में मुकदमा चलता है, व्यास उनको जवाब देते हैं कि ये नहीं, मंत्रों के अर्थ होते हैं और अर्थ समझना पड़ेगा, और बिना अर्थ समझे अगर विनियोग कर दोगे तब भी उसका अनर्थ हो जाएगा। तुम खुद अपने आप के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। उस सबको बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन वहां जो बात यास्क कह रहे हैं उसके अगला वाक्य है कि इस तरह से तर्क के द्वारा ऊह और अभ्यूह करते हुए मनुष्य आर्ष को फिर से पा सकते हैं। ये वाक्य जब मैं पढ़ता हूं तो मैं पूरी तरह से हिल जाता हूं कि क्या कह दिया उन्होंने। उन्होंने तो हमारी जो पूरी जीवन की कशमकश है, यास्क ने करीब 3000 साल पहले बता दी कि जो परंपराएं हमारे लिए समझ में नहीं आ रही थी, अर्थ खो चुकी थी, और वो किसी रूढ़ी में कैद हो गई थी, उनको रटने रटाने में सीमित कर दिया गया था, उनको तर्क के साथ हम ग्रहण करते हैं, फिर ऊह और अभ्यूह के द्वारा एक पूरा चक्र हम बनाते हैं, जिससे कि हम उसको फिर से हासिल करके उसी आर्ष पर पहुंच जाते हैं जहां ऋषि छोड़ गए थे हमको। अब अंबिका दत्त शर्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने जेल मेहता पर भी काफी बातें की हैं, जड़ावलाल मेहता पर। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि जड़ावलाल मेहता ने ये बात कही कि जो पूरी आधुनिकता की भटकन हमारी थी, ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस पूरे भटकाव के चक्र में ही हमको फिर से पहुंचना था परंपरा तक। बजाय इसके कि हम उस परंपरा को ठहरी हुई परंपरा के रूप, ठहरी हुई रूढ़ी के रूप में पकड़े रह जाते, हम आधुनिकता की तरफ भटके, अपने तर्क से हमने फिर से समझना चाहा। उस लंबे भटकाव के बाद उसमें समय लग सकता है, यूरोप से हमारा सामना हुआ और बहुत कुछ विचलन हुआ हमारे पथ में, लेकिन उस सारे विचलन के बावजूद हमने अपने, उन्होंने ओवरव्यू नहीं कहा जड़ालाल मेहता ने, लेकिन यास कह गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन, कंफ्यूटेशन और री इन्वेस्टिगेशन, एक बार हम फिर उसमें नापजोक करते हैं, फिर से पहचानते हैं, अपने भीतर फिर से झांक करके देखते हैं कि कैसे कहाँ हम थे, कैसे हम उसको फिर से पा सकेंगे, तो इसके द्वारा फिर से हम पहुंचते हैं। तो हम लोग जो इनको हमारे बारे में जैसे कहा जाता है कि बहुत आधुनिक हैं और इनको परंपरा की कोई समझ भी नहीं है, बहुत विचलित होते हैं परंपरा से, मतलब हट जाते हैं इत्यादि, तो मैं अपने बचाव में कम से कम ये तो कह ही सकता हूँ यास्क के साक्ष्य से और शायद जड़ावलाल मेहता के भी सहारे से कि हम लोग जो भटके आधी जिंदगी, वो बेकार नहीं था, क्योंकि आपने जड़ रूप में जिस परंपरा को स्थिर बना करके रखा था, उसकी गतिशीलता को हमने पहचानने के लिए ये सारी जद्दोजहद की। व्यास खुद इसका उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71 सूत्र के 8वें मंत्र में ओह ब्राह्मणा शब्द आया है। अब जो ओ ब्राह्मणा पाठ करते हैं उनको मालूम ही नहीं कि ओ ब्राह्मणा क्या है। ओ ब्राह्मणा कहने से क्या अर्थ निकलता है, वो कहते हैं ऊह ब्राह्मणा है, वहां पर वो ऊह का ओह वहां उच्चारण करते हैं मंत्र पाठ में। जो ब्राह्मण ऊह करते थे, वो ऋषियों में भी कुछ ऊह करने वाले, इन्वेस्टिगेट करने वाले थे ही, हम उन ऋषियों के साथ जुड़ते हैं, व्यास ऐसा कहते हैं। ये तो पहला सूत्र था कि परंपरा का किस तरह से पुनर्न्वेषण करने का प्रयास करती है आधुनिकता, उसका मैंने एक उदाहरण दिया। आप लोग जो अपने अपने क्षेत्र में परंपरा और आधुनिकता की पहचान करना चाहते हैं, इसको सत्यापित करके देख सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है साइंस के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। मैंने संस्कृत के मंच पर क्या हुआ है इसकी दृष्टि से बात करने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ।
दूसरा सूत्र जो मैंने बताया था कि परंपरा का उत्तर पक्ष आधुनिकता बन जाती है, तो इसका उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं। बाद वाला शास्त्रकार सदैव उत्तर पक्ष रचता है, पूर्व पक्ष के रूप में जो पहले कहा गया उसका। साहित्य में बहुत ये होता है। तो सबसे बढ़िया उदाहरण कालिदास का हमारे सामने। कालिदास जब हुए तो अपने समय के सबसे आधुनिक कवि थे। उन्होंने ही तो कहा कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम। जो पुराना हो गया है वही हमेशा अच्छा नहीं होता है, और जो नया आ रहा है वह खराब नहीं हो जाता है। और जो यास कह रहे हैं कि ऊह करो और अभ्यूह करो, तो उसको कालिदास कहते हैं कि संतः परीक्ष अन्य तरस भजन्ते। जो समझदार लोग हैं वो बहुत परीक्षा करके, नापजोक करके, और परंपरा और आधुनिकता के बीच में क्या अच्छाई है और क्या त्याज्य और क्या ग्राह्य है इसका विचार करते हैं। ये उन्होंने अपने कृतित्व से सत्यापित किया कि कालिदास का जो नाटक है वो भास का जवाब है एक तरह से। आप देखेंगे कि वो भास कितने महान नाटककार हैं। उनके सामने कालिदास के शायद 300-400 साल पहले मान लीजिए भास हो चुके। उनका नाम ऐसा जबरदस्त आतंक रचता है कि भास, सवाल उठता है कि भास के जब नाटक है तो नए लड़के का नाटक क्यों खेला जा रहा है। प्रस्तावना में पूछता है सूत्रधार से पारिभाषिक। तो कालिदास से कहते हैं कि नए की फिर भी गुंजाइश होती है, क्योंकि भास को मुझे जवाब देना है। मुझे उनको एक जवाब देना है कि ऐसा नहीं होता हमेशा कि ज्यादा बड़ी उम्र की, बहुत तेज तर्रार स्वभाव वाली, बिगड़ेल स्वभाव वाली, खराब टेम्परामेंट की एक तरह से लड़की, स्त्री से जो एक बार प्रेम हो गया वो तो ऐसा सच्चा प्रेम बना रहे कि शादी हो गई, वो मर चुकी है बता दिया गया जिससे कि प्रेम था, शादी हुई उससे बहुत कम उम्र की, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा शीलवती लड़की से, फिर भी आपका मन उसकी तरफ झुक ही नहीं रहा है बिल्कुल। और वो कहते हैं कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य वासवदत्ता बद्धम न तु तावन्ने मनोहरती। पद्मावती ज्यादा सुंदर है, ज्यादा कम, उससे कम उम्र की है, बहुत शील स्वभाव भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा तो मन वासवदत्ता में ऐसा अटका है कि उसको अब नहीं कोई मेरे प्रेम को डिगा सकता है। यही भास उसमें चरितार्थ करते हैं। बहुत महान नाटक, क्या त्याग वासवदत्ता का और क्या अद्भुत कहानी। लेकिन कालिदास कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है भास। होता ऐसा है कि जो ज्येष्ठा नायिकाएं हैं, ज्यादा उम्र की पत्नियां, वो अनबन करती रहती हैं, लड़ती झगड़ती रहती हैं, और ये नायक आकर्षित होता है षोडशी की तरफ। यही यथार्थ है। वो भी उतना ही मार्मिक यथार्थ होता है, उतनी विडंबनाजनक कहानी उससे बनती है। तो वो भास का उत्तर पक्ष तो रचते ही हैं, जवाब तो देते ही हैं। हर आने वाला कवि, चाहे कितना ही महान साहित्य उसके पहले न रच गया हो, उसका एक उत्तर पक्ष सदैव रचता है। हर शिष्य जो कि सच्चा शिष्य है वो अपने गुरु का उत्तर पक्ष रचता है। यही परंपरा है। इसको हम भूल गए। वैसे हमारे शिष्य ऐसे नहीं निकलते, या तो हम गुरु ऐसे नहीं रह गए, या तो क्योंकि गुरु भी फिर वैसा चाहिए जो कि अपना उत्तर पक्ष रचने लायक शिष्य पैदा करे, जैसा कि कुमारिल भट्ट ने प्रभाकर को पैदा किया। कि प्रभाकर ने कहा कि मेरा गुरु है, मेरा शिष्य जरूर है, मुझसे पढ़ता है, लेकिन ये मेरा गुरु है, क्योंकि उनकी वो गलती निकाल के, गलती तो नहीं, वो समझ जो नहीं पा रहे थे उन्होंने हाशिए पर उसको समझा करके लिख दिया कि गुरुजी इसका अर्थ यह है। और फिर कुमारिल को तो नाटक करना पड़ा कि मुर्दा होकर के लेट गए। प्रभाकर को बताया गया कि मर गए तुम्हारे गुरु, इनका श्राद्धवास, उसका मरणोत्तर तुम ही करो, क्योंकि इनके तो बेटा है नहीं। उन्होंने सारे विधि विधान से अपने गुरु का वो संस्कार करना आरंभ किया। सब कथा आप लोग जानते ही हैं। श्मशान तक ले जाके जिन चीजों पर वो अपने गुरु से बहस करते थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, धर्मशास्त्र का विधान उचित नहीं है, और उनके गुरु उनको समझाते थे कि ऐसा ही होना चाहिए। उसी अपने गुरु के कहे के अनुसार उन्होंने उनका औरदैहिक संस्कार करना शुरू किया। तो कुमारिल जो है उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने प्राणायाम से अपनी नाड़ी आड़ी बंद कर रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं जीत गया। प्रभाकर ने कहा कि यदि मृत्वा जितम तरही किंचितम, मरकर के जीते तो क्या आप जीते। हमारी बहस तो जिंदा लोगों के बीच में होती है, परंपरा और आधुनिकता के बीच में बहस तो जिंदा बहस होगी। आपने मरने का नाटक किया और हमसे करवा लिया जिन चीजों का हम खंडन करते थे। तो हम श्रद्धा अपनी जगह रहेगी, गुरु के प्रति आस्था अपनी जगह है, लेकिन जो बहस है
उसका इस तरह से अंत नहीं हो सकता। हम जो उत्तर पक्ष रच रहे हैं पूर्व पक्ष को जवाब देने के लिए, वो तो एक जिंदा उत्तर पक्ष होगा। तो ये जो हमारी कई परंपराएं, जैसा मैंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा है, हमारे त्योहारों की परंपरा है, हमारे साहित्य की परंपरा है, हमारी कई संस्कृतियों की परंपरा है। एक संस्कृति नहीं है, कई संस्कृतियां हैं। ये जो पूरे कई कई किस्से हैं परंपराओं के भीतर, परंपराओं के, और उनमें जो आधुनिकताएं जुड़ती हैं, उनमें संवादों के, उनमें जिंदा संवाद और एक उत्तर पक्ष बन जाने की क्षमता आधुनिकता की रहा करती है। अब ये दो बातें हुई। तीसरी बात जो मैंने लिखी थी कि परंपरा में अपने आप को निरंतर नया करते रहने की अंतर्निहित शक्ति होती है, इसलिए परंपरा आधुनिकता को जन्म देती है, स्वयं आधुनिक होती रहती है। ये सदैव होता ही आया है। अंग्रेज लोग आए हमारे यहाँ तो बहुत सारा बदल गया। जो पारंपरिक पंडित थे उनकी सारी दुनिया बदलने लगी। एक तो अपने घर में पढ़ाते थे, लड़कों से कोई फीस नहीं लेते थे, बल्कि उनको खिला देते थे, और कोई चिंता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है। राजा ने कुछ भेज दिया या कोई गांव बांध दिया, उसकी सारी आमदनी पंडित जी को चली जाएगी, या उनके यहाँ से सीधा आ जाता था, कुछ दान दक्षिणा आ जाती थी, कोई चिंता ही नहीं। अंग्रेजों ने सारा तंत्र हमारा, सारी जो हमारी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। लेकिन पंडितों को एक बड़ी जबरदस्त चुनौती पूरी व्यवस्था से लगी। वारेन हास्टिंग्स थे, गवर्नर जनरल हुए 18वीं शताब्दी में, मेरे ख्याल में 1780 के आसपास। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मामलों में हमको न्याय करना है, अगर अदालतों में तो हमको टैक्स चाहिए, हमको कानून की किताबें चाहिए, और संस्कृत समझने वाले अगर हमारे जज नहीं है तो हम कौन बताएगा। उन्होंने पंडितों को बुलाया, करीब 50 पंडितों को उन्होंने बुलाया जो बंगाल के सबसे बड़े बड़े पंडित थे, और उनसे कहा कि आप लोग मिलकर के हमको एक ऐसा धर्मशास्त्र मतलब कानून, ला की ऐसी किताब बना करके दीजिए जिससे कि सारी चीजें एक साथ आ जाएं। पंडितों ने उनको किताब बना करके दे दी, विवादार्णव सेतु नाम से। ये 1880 के आसपास, इतना मोटा हमने देखा, बहुत मिलता नहीं है। कलकत्ता से वारेन हास्टिंग्स ने छपवाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित किया। उसमें वारेन हास्टिंग्स का लेटर है, दस्तखत है उनके कि ये मैंने हिंदुओं के न्याय करने के लिए ये इतनी मोटी किताब संस्कृत में बनवाई। अब उसका अनुवाद करने वाला अंग्रेजी में कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग तो आके सवार हो गए हमारे सिर पर, अंग्रेजी जानने वाले कोई नहीं, परंपरा ही नहीं उनकी यहाँ कोई अंग्रेजी। फारसी की परंपरा है, क्योंकि मुगल बादशाहों ने परंपरा पैदा की थी। संस्कृत और फारसी के बीच संवाद की परंपरा थी, जबरदस्त संवाद होता था। संस्कृत में फारसी के कोश लिखे गए, संस्कृत के पंडितों में फारसी जानने वाले खूब होते थे। हमारे जो पितामह थे वो फारसी जानते थे, हमारे पिताजी उर्दू अच्छी जानते थे, लिखते थे। वो तो परंपरा बनी थी, अंग्रेजी की तो परंपरा नहीं बनी। आप एकदम से हमारे सिर खोपड़ी पर सवार हो गए और लद गए हमारे ऊपर, और लूटने के लिए चले आए हमारे देश को लुटेरे की तरह। और आपको जरूरत पड़ी कि हम न्याय करेंगे, तो हमको तो पंडितों ने कहा कि हम बना के तो दे देंगे क्योंकि आप राजा हो गए, अब इसका अनुवाद आप कराते रहिए। तो ये जो पूरा परिवर्तन आता है बाद में, तो जो संवाद होने लगता है। वारेन हास्टिंग्स बड़ा प्रभावित भी हुआ। उसने राधा कांत शर्मा एक पंडित थे, उनसे कहा कि आप हमको यहाँ की हिस्ट्री समझाइए। अब वो अंग्रेजी नहीं जानता है, तो भाषी से थोड़ा बहुत संवाद जो फारसी के माध्यम से होता है, तो उन्हें कहा हम हिस्ट्री की किताब लिख देंगे, अब आप उसका फारसी में अनुवाद करा लेना, फारसी से अंग्रेजी करने वाले आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग विदेशों में खूब मिलते थे जो फारसी जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं, और फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। ये जो विवादार्णव सेतु था, इसका भी फारसी अनुवाद पहले हुआ, फारसी से फिर अंग्रेजी अनुवाद हुआ। पुराणार्थ प्रकाश उन्होंने, राधाकांत ने वारेन हास्टिंग्स को लिख करके दी। उसका उन्होंने पुराणार्थ प्रकाश, उन्होंने भारत के इतिहास पर किताब लिखी। और सर विलियम जोन्स बड़े प्रतिभाशाली थे, तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके आए, अद्भुत मेधावी व्यक्ति थे। उनका तो बहुत अद्भुत किस्सा है, उसको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने भी वारेन हास्टिंग्स से कहा कि हमको भी तो हिस्ट्री जानना है यहाँ के लोगों की, नहीं तो हम कैसे न्याय करेंगे। और ये जो विवादार्णव सेतु है, इसका भी बड़ा मुश्किल है, हमको तो एक टेक्स्ट चाहिए। इसमें तो 50 स्मृतियों से 50 विषयों पर 50 तरह के मत दे दिए, इससे तो नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि कोई एक टेक्स्ट बताइए, तो पंडितों ने कह दिया मनुस्मृति पढ़ लो। मनुस्मृति पढ़ ली, उन्होंने संस्कृत सीख ली थी, उन्होंने उसका अनुवाद कर दिया, उससे वो काम चलाने लग गए। परंपरा जो पूरी जीवंत परंपरा थी, उनको उन्होंने मनुस्मृति में कैद कर दिया। एक स्मृति तो नहीं थी हमारी। हमारे यहाँ तो याज्ञवल्क्य, बंगाल में तो याज्ञवल्क्य की स्मृति और जीमूतवाहन की जो टीका, उससे कानून चलता था।
तो एक बार ये मान लिया कि मनुस्मृति ही सबसे बढ़िया इनकी एकमात्र धर्म ग्रंथ इनका है, तो अंग्रेजों ने पूरी परंपरा को कैद करके एक स्मृति ग्रंथ में और जिस तरह से तबाही की है हमारी, और अभी भी हम उसको झेल रहे हैं। अभी भी हम मनुस्मृति मनुस्मृति के सिवा हमें जैसे कुछ सोचता ही नहीं है। याज्ञवल्क्य भी तो बड़े ऋषि हैं, क्या वो ऋषि नहीं है? मनु तो क्षत्रिय थे, याज्ञवल्क्य तो बहुत बड़े विचारक चिंतक थे। वो तो कई बातें मनु को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये नहीं, स्त्री को जायदाद मिलना चाहिए, विधवा है तो उसका विवाह हो सकता है, जो मनु नहीं कह पाए वो कहते हैं। तो ये जो पंडितों की एक जो जीवंत परंपरा थी, उसको किस तरह से सिकोड़ा एक कॉलोनियल रूल ने, उपनिवेशवादी शासन ने, और पंडितों की जो परंपरा थी उसमें तो अपने आप को निरंतर नया करते जाने की अंतर्निहित शक्ति थी। उसको एक आधुनिकता ने यहाँ आकर के उसको सिकोड़ने की, उसको सीमित करने की कोशिश की, उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा हुई। लेकिन कई बार परंपरा स्वयं अपने आप को सिकोड़ती है, अपने आप को बंद करने लगती है किसी तय खाने में। कई बार अपनी रक्षा, आत्मरक्षा के लिए कवच की तरह कुछ पहन लेती है अपने ऊपर, बाहर नहीं आना चाहती है, ये सब। तो परंपरा में कई बार बहुत संकीर्ण विचार आ जाते हैं कि अब स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। जब हमारे यहाँ गार्गी भी थी, मैत्रेयी भी थी, तो कहाँ से कैसे आ गया कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए? किसी समय किसी देश काल में शायद कभी ऐसी जरूरत पड़ गई हो तो पड़ गई हो, लेकिन अब हमने उसको मान लिया। तो जब 20वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय हो गए, आधुनिक शिक्षा आ गई, तब तक भी संस्कृत विभागों में अगर लड़कियां आ जाएं तो बहुत टेंशन मच जाती थी, और इसको वेद फिर कैसे पढ़ाएंगे, ये वो हो जाती थी, बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती थी। महादेवी वर्मा ने संस्कृत में एमए में एडमिशन लेने की कोशिश की, तो उनसे कहा कि नहीं, तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तो स्त्री हो, तो वो तो लिखती हैं अपनी उसमें, शूद्रों को हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये परंपराएं कई बार अपने आप को सिकोड़ती हैं, किन्हीं कारणों से सिकोड़, फिर उसको जस्टिफाई हमारे, जो मैंने कहा ना कि परंपरा में बड़ी तकनीकें होती हैं अपनी संगति बताने की, कि क्यों ऐसा हमारे ऋषियों ने, किसी ऋषि ने नहीं कहा, मुझे किसी उसमें नहीं मिला कि स्त्रियों को मत पढ़ाओ, बाद में किसी धर्मशास्त्र ने कह दिया होगा, तो मैं उतना ही वचन उसके उधर जवाब में उद्धृत करके बता दूंगा कि स्त्रियों को वेद पढ़ाना चाहिए। जो दयानंद कर रहे थे, उन्होंने तो सारे वेदों के मंत्र उद्धृत करके बता दिए कि देखो स्त्रियों को वेद पढ़ना चाहिए, मैं स्त्री शिक्षा की संस्थाएं खोलता हूँ, उनको वेद पढ़ाता हूँ। खूब बहस उनसे हुई, वो तो वेद के पारंगत विद्वान थे, वो तो कितने उदाहरण दे के बात करते थे। तो ये जो विचार आ गया हमारे यहाँ की परंपरा कहीं अपने आप को सिकोड़ लेती है और अपने आप को सीमित करती है। कई बार आत्मरक्षा के लिए भी करती है, ऐतिहासिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन कई बार उससे बहुत प्रथा, कलह और प्रथा विनाश हुआ करता है। तो ये इस सीमा तक हुआ कि आर्य समाजी अगर कोई आ गया तो हम उसको वेद नहीं पढ़ाएंगे। ये 19वीं सेंचुरी में काशी के पंडितों का ये कहना था कि आर्य समाजियों को हम नहीं पढ़ाएंगे। और कितना संघर्ष करना पड़ा है कई बार, मैं तो मतलब रुलाई आ जाती है, ऐसी जीवनी है। युधिष्ठिर मीमांसक की इतनी मोटी आत्मकथा की किताब है। युधिष्ठिर मीमांसक बहुत बड़े वैयाकरण थे, उनकी टक्कर का व्याकरण का विद्वान ढूंढना मुश्किल होगा। काशी में भी शायद वैसे विद्वान नहीं हुए होंगे, उनका नाम नहीं लेता कोई काशी में, क्योंकि बलदेव उपाध्याय काशी की पंडित परंपरा लिखते हैं, तो उनकी दृष्टि काशी के जो सनातनी पंडित हैं वही पंडित हैं उनके हिसाब से। तो वो काशी के पंडित उनको काशी में आकर के रहे थे युधिष्ठिर मीमांसक, अपने गुरु ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के साथ वो गए कि मीमांसा भी हम पढ़ेंगे और व्याकरण हम पढ़ लें काशी के बड़े गुरुओं से। तो वो गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, जो कि सबसे प्रतिष्ठित संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें उन्होंने कहा कि हमको चिन्ह स्वामी से मीमांसा पढ़ना है। तो वहाँ के जो प्राचार्य थे चंद्रिका प्रसाद शुक्ल, उन्होंने कहा कि आर्य समाजियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो मीमांसा न वेद आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर चिन्ह स्वामी अद्भुत महान मीमांसक हुए, मीमांसा शास्त्र के पारंगत। 20वीं शताब्दी में मीमांसा दर्शन के जो सबसे बड़े 2-3 नाम हैं, उनमें से एक पहला नाम चिन्ह स्वामी का आता है। और ये सब लोग दक्षिण से आए थे, काशी अपने आप में पैदा नहीं करती है पंडित, वहाँ सब बाहर से आके ही बसते हैं और पंडित वहाँ रहते हैं। तो वो उनसे अलग से मिले कि पंडित जी हमको तो आपसे मीमांसा दर्शन पढ़ना था, वेद भी पढ़ना था, लेकिन प्राचार्य जी यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर आना, मैं वहाँ पढ़ा दूंगा। घर जो आता है उसमें मना नहीं करता। मजबूरी में नौकरी करना पड़ रही थी इन लोगों को। अंग्रेजों ने सरकारी संस्थाएं बना दी, शिक्षण संस्थाएं बना दी,
तो घर में राजा की तरफ से कुछ दान दक्षिणा आ जाए, उससे जीवन चल जाए, छात्रों को भी खिला देंगे, फीस भी उनसे नहीं लेंगे, ये सारी परंपरा तो खत्म हो गई। लेकिन घर में दिन भर पढ़ाते रहेंगे, वहां फिर किसी के लिए रोक टोक भी नहीं होगी, ना फीस लेंगे। ये परंपरा 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक काशी में, दक्षिण के कई शहरों में जहां जहां परंपरा के केंद्र थे विद्या के, वहां बनी रही। तो उन्होंने कहा कि घर में पढ़ा दूंगा। तो ये उनके यहाँ जाकर के घर में पढ़ते थे, उनको पोलियो था और पैसा ऐसा पास में रहता नहीं था, 8-10 मील पैदल चल के वो जाते थे उनके यहाँ। और वो कई बार बताते भी नहीं थे कि आज मैं नहीं रहूंगा, मुझे किसी अनुष्ठान में जाना है। ये इतना चल के जाते थे और वापस लौट के आते थे, लेकिन श्रद्धा थी कि इनसे तो पढ़ करके ही रहेंगे। इस तरह से उन्होंने मीमांसा और व्याकरण पढ़ी। तो ये कई बार अपने आप को सिकोड़ती है परंपरा, कई बार अपनी अंतर्निहित शक्ति को पैदा उजागर करती है। यह भी होता आया। परंपरा आधुनिकता को संभाल लेती है, माँ की तरह पोसती है, यह भी कई बार होता आया। तुलसीदास अपने समय के बहुत आधुनिक कवि हैं। इस अर्थ में आधुनिक कवि हैं कि वे अपने समय के आगे देख रहे हैं। तभी 500 साल बाद रामचरितमानस उसी तरह से पढ़ा जाता है, जो उन्होंने भक्ति का दर्शन उसमें रच दिया, वो ग्राह्य बना रहा हमारे। तुलसीदास का तो विरोध हो रहा था उनके समय में। हम ये कहते हैं कि संस्कृत के पंडित तुलसीदास को तंग कर रहे थे, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। तो लोग नहीं समझते कि पंडित कौन होता है, वो ऐसा कहते हैं। वही संस्कृत का पंडित नहीं तंग करेगा तुलसीदास को। जो तुलसीदास के विरोधी थे वो पंडित हो ही नहीं सकते हैं। कैसे पंडित हो? पंडित का लक्षण नहीं है। जैसे मैंने परंपरा का एक लक्षण किया, आधुनिकता का एक लक्षण किया, पंडितों पर तो मैं काम कर रहा हूँ 2 साल से कि पंडित कौन होते हैं, कैसे होते हैं। पंडित ये नहीं करते, ये ऐसी गलीज हरकत नहीं करते कि उसकी किताब चूंकि पढ़ी जाने लगी घर घर में तो आप उसको सता रहे हैं, तो तंग कर रहे हैं क्योंकि आपका धंधा पानी बंद हो गया, मंदिरों में चढ़ावा आना बंद हो गया आपका। वो लोग पंडे पुजारी हो सकते हैं, तिलक छापा लगाने वाले पंडे पुजारी भी हो सकते हैं, वो संस्कृत उनको आती ही नहीं है ठीक। संस्कृत ठीक से पढ़ लेते तो नहीं विरोध करते। हमने बहुत सारी धारणाएं आधुनिकता ने जो पाली, उसमें ये भी था कि किस तरह से द्वंद्व होता है। तो तुलसीदास जो एक अपने समय के आधुनिक कवि हैं, उनको रूढ़ संकीर्ण परंपरावादी संस्कृत के पंडित तंग करते हैं। मधुसूदन सरस्वती भी तो संस्कृत के पंडित थे, तो बड़े दार्शनिक थे। दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों की गणना की जाए तो आप शंकराचार्य के बाद वल्लभ, रामानुज, निम्बार्क, मधुसूदन सरस्वती, इनकी तो गणना करेंगे। ये लोग बड़े विचारक हैं, बड़े दार्शनिक हैं। जब बहुत तंग आ गए तुलसीदास उनसे, तो शायद इस बात पर सहमति हुई कि अगर मधुसूदन सरस्वती कह देंगे कि किताब ठीक है तो मान लेंगे, मैं भी मान जाऊंगा कि ठीक है। और वो कहेंगे कि किताब बेकार है तो मैं इसको फेंक दूंगा, मैं फिर इसकी बात नहीं करूंगा। मधुसूदन सरस्वती के पास रामचरितमानस की पोथी रख दी गई। वो वैष्णव थे, वो राधा कृष्ण संप्रदाय के इतने बड़े प्रवर्तक हैं, शुद्धाद्वैत के महान विचारक हैं। उनको राम भक्ति से तो नहीं लेना देना है, लेकिन तुरंत देखते ही समझ गए कि तो अद्भुत चीज है कुछ। और उन्होंने लिखा जो अद्भुत श्लोक मधुसूदन सरस्वती का है, आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद वन में, आनंद कानन में तुलसीदास जो तुलसी का चलता फिरता पौधा है, जिसकी कविता की मंजरी पर राम का भोरा मंडाया करता। आप कविता कितनी ऊंची है, आप देखिए। आनंद कानन जगह थी जिसमें तुलसीदास रहते थे। आनंद कानन वो जगह जहाँ तुलसीदास रहता है। एक श्लेष से अर्थ हुआ आनंद कानन, जो तुलसी का संसार है, जो आनंद का लोक तुलसी ने रच दिया है, उसमें कविता की कोई मंजरी जो उसने लगाई, उसमें राम का भोरा आकर के मंडराता है। रूपक श्लेष लगा करके उन्होंने एक श्लोक ऐसा लिख दिया कि टकरा गए लोग कि हाँ मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं तो इसमें कुछ है। तो ये मधुसूदन सरस्वती परंपरा बता रहे हैं, परंपरा की सारी सहिष्णुता और ऊंचाइयां बता रहे हैं, वो आधुनिकता को कोस रहे हैं। तुलसीदास एक आधुनिक कवि हैं उनके समय के। तो इस तरह से परंपरा कई बार आधुनिकता को बचाने के लिए आती है, आधुनिकता का परिमार्जन करती है। अब समय चूंकि बहुत हो रहा है तो बहुत सारे उदाहरण जो मेरे पास हैं, मैक्स मुलर से जो बहस होती है पंडितों की, और बहुत जबरदस्त बहसें भी हुई 19वीं शताब्दी में। मैक्स मुलर की तारीफ भी खूब की गई, प्रशंसा भी की गई। तो ये संवाद और एक दूसरे को कोसना ये बराबर चलता रहा। परंपरा जैसा मैंने कहा कि अतीत को सहेजती है और आधुनिकता भविष्य को ताकती है।
इसका जरूर मैं एक उदाहरण दूंगा, अन्य कुछ उदाहरणों को छोड़ते हुए। इस तरह के उदाहरणों के कारण काफी बुरा मैं माना जाता हूँ, तो फिर भी मैं उनको दूंगा ही। तो दारा शुको हुए, वो इतिहास की दुखती रग हैं, हमारी दुखती रग हैं दारा शिको। और किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ जितना अन्याय हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उतना हमने अन्याय किया। गांधी जी के साथ यही किया, दारा शुको के साथ यही किया। दारा शुको को तो बहुत बेरहमी से औरंगजेब ने कसाई से भी ज्यादा बेदर्दी से उनकी हत्या की, और उतनी ही नृशंसता के साथ उसको डिस्प्ले किया, घोड़े पर बैठा करके उसके शव को, सब तो हुआ। लेकिन हम लोगों ने भी दारा शिको की हत्या करने में कोई कसर नहीं रखी। उनका नाम लेने पर लोग बिचकते हैं, बिदकते हैं, हम कहें कि दारा शिको कोर्स में थोड़ा रखिए तो नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दारा शिको इस देश का भविष्य देख रहे थे, अकबर भी भविष्य देख रहे थे इस देश का। इस देश को एक बनाने का पूरा एक बड़ा सपना, महास्वप्न ये लोग देख रहे थे। दारा शिको भी वही स्वप्न देख रहे थे। दारा शिको की खूबी यह थी कि वे संस्कृतियों के समागम की दृष्टि से, विचारधाराओं के समागम की दृष्टि से पूरे एशिया महाद्वीप की एकता का एक स्वप्न देख रहे थे। यही तो उन्होंने कहा। उन्होंने मजमाउल बहरैन फारसी में लिखी, उसी का संस्कृत में अनुवाद दारा शुकोह ने खुद किया। दारा शुकोह नाम शाहजहां ने उनका रखा था, अजमेर के दरगाह में मन्नत मांगने के बाद जब वो पैदा हुए। और दारा शुकोह का अर्थ होता है करुणावान सज्जन। औरंगजेब ने कहा कि ये दारा शुकोह नहीं है, दारा शिकोह है। दारा शिकोह का अर्थ होता है गणित विवश, जुगुप्सित। तो हम दारा शिकोह ही लिखते हैं और कहते हैं। महान लोगों ने दो दो मोटे उपन्यास लिखे, उसमें दारा शिकोह शिकोह वो कहते हैं। केवल एक आनंद गोपाल गांधी का नाटक है अंग्रेजी में, उसमें दारा शुकोह लिखते हैं। वो इतिहास को नापजोक करते हैं कि इस आदमी का नाम दारा शुकोह रखा गया था। बहरहाल, तो दारा शुकोह ने, मजमूल बहरैन में नहीं पढ़ सकता, फारसी मुझे नहीं आती, उसका तर्जुमा जो दारा शुकोह ने किया वो समुद्र संगम नाम से, उसके पहले ही वाक्य में वो कहते हैं कि दो बड़ी नदियां हैं विचारधाराओं की, एक इस्लाम की परंपरा है और एक वेदांत की परंपरा है जो इस देश की महान परंपरा है। ये दोनों बड़े दरिया मिलते हैं, संगम रचते हैं और उससे एक महादरिया बनता है। इसीलिए मैं समुद्र संगम कह रहा हूँ। और मैं इनकी एक वाक्यता करने का प्रयास, ये शब्द उनका एक वाक्यता उसमें आता है, एक वाक्यताम अकरवम। मैंने इन दोनों विचारधाराओं को मिलाकर के एक रूप में देखने की कोशिश की है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पूरे एशिया की जो संस्कृति और विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक बनती है, एक महासंस्कृति, एशिया महाद्वीप की महासंस्कृति बनती है, वो एक हो सकती है। इतना बड़ा कहीं उनका स्वप्न था। अब इसको कोई पंडित समझ रहे थे, काशी के कोई पंडित थे जो इस बात को समझते थे कि दारा शिकोह एक बड़ा आदमी है, उसका एक बड़ा सपना हो सकता है। दारा शिकोह की कमजोरियां थी, गलतियां भी उन्होंने की, वो बात अलग है, लेकिन दारा शिकोह की, लेकिन वही है कि हम एक नैरेटिव बना लेते हैं कि दारा शिकोह ने बेवकूफियां क्या क्या की हैं, कैसा उसका पतन हुआ। हम ये नहीं देखते कि उसने सिर्रा अकबर में 52 उपनिषदों का फारसी तर्जुमा किया था, और उसी फारसी तर्जुमे के दम पे हिंदुस्तान को 19वीं शताब्दी में माना गया कि ये महान चिंतकों का देश है। वही सिर्रा अकबर का जो फारसी तर्जुमा है, उसी से तो ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच में अनुवाद हुए। उसी को तो विटगेनस्टाइन ने पढ़ा और उसने कहा कि उपनिषदों का चिंतन तो बड़ा महान चिंतन है। संस्कृत से सीधे अनुवाद नहीं मिलते थे उस समय तक। दारा शिकोह ने जो 1640-50 के आसपास अनुवाद कर दिए थे, इतनी मेहनत वो भागता फिर रहा था, शिविरों में है, ये तो इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन फिर भी उपनिषद पढ़ के वो अनुवाद भी कर रहा है रात में बैठ के, फिर औरंगजेब से लड़ने की योजना भी बना रहा है। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट नहीं था दारा शिकोह, फिलासफर था, स्वप्नदर्शी कुछ था। गलतियां खूब की उसने। औरंगजेब बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट था, बहुत रणनीतिकार था, जबरदस्त। तो दारा शिकोह हार गया उससे, लेकिन उसके जो विचार थे वो तो सौंप गया हमको। उसके विचार की वजह से तो आपके हिंदुस्तान को जाना गया कि उपनिषदों का देश है। सीधे संस्कृत से तो अनुवाद बाद में आए। राजा राम मोहन राय ने शुरू किया ये बताने के लिए अंग्रेजों को
कि तुम्हारे क्रिश्चियनिटी में जिस तरह के विचार हैं उससे ज्यादा अच्छे उन्नत विचार उपनिषदों में हमारे यहाँ हैं। तब पहले बार अनुवाद शुरू हुए सीधे संस्कृत से उपनिषदों के अंग्रेजी में। तो ये जो दारा शिकोह का स्वप्न था, इसको काशी के कुछ पंडित समझ रहे थे। शाहजहां ने दारा शिकोह को वेदांत पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में रामानंद त्रिपाठी से उन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ा और वेदांत पढ़ा, उपनिषद भी पढ़े। ये इतिहास मिलता है। इस इतिहास को दबाया गया क्योंकि जिन्होंने फिर मुगल हिस्ट्री लिखी, मुगल इतिहासकारों ने, वो इसको नहीं बताएंगे। जो हमारे इतिहासकार हैं वो भी इसको दबा जाएंगे क्योंकि उनको दारा शिकोह के बारे में कुछ अच्छी चीज सामने आ जाए तो उसको क्यों बताएं। लेकिन ये जिक्र मिलता है स्वयं दारा शिकोह के जो उल्लेख हैं उसके संस्कृत में पत्र मिलते हैं। संस्कृत में लिखा हुआ उसका पत्र बीकानेर की अनूप लाइब्रेरी में मिलता है। और भी संदर्भ हैं उसके बारे में लोगों के। तो दारा शिकोह की जब हत्या हो गई, औरंगजेब ने उसको बेरहमी से मार डाला, तो रामानंद त्रिपाठी जिनसे कि उसने वेदांत पढ़ा था, उन्होंने बहुत ही करुण कविता संस्कृत में लिखी। बहुत ही अद्भुत मार्मिक कविता है। 5 ही श्लोक हैं, ऐसे हृदय विदारक श्लोक हैं। उसमें वो कहते हैं कि दारा शाह विपत सुहा कतम हो प्राणा नयान त्यमी। दारा शाह चले गए, हमारे प्राण क्यों नहीं उनके साथ में चले गए, क्योंकि सारा भविष्य खत्म हो गया देश का। जो दारा शिकोह का स्वप्न था उसको भूचर कर दिया गया है। एक आदमी, दारा शिकोह नाम के आदमी को नहीं मारा, का जो महास्वप्न था, जो कि पंडित समझ रहे थे। रामानंद त्रिपाठी बहुत बड़े व्यक्ति थे, संत थे और सन्यासी हुए। संस्कृत और हिंदी में उनकी रचनाएं मिलती हैं। उनकी परिवार परंपरा है। कमलापति त्रिपाठी उनके खानदान में हुए, करुणापति त्रिपाठी उनके खानदान में हुए। उनका घर अभी भी काशी में है। हालांकि अब उनको याद नहीं करते लोग ज्यादा। अब तो सब ऐसे लोगों को याद करना असुविधा का कारण हो जाता है जो जिनके बारे में पता चले कि इन्होंने दारा शिकोह को पढ़ाया था और उन्होंने हास्यार्णव नाटक भी प्रहसन लिखा है जिसमें कि क्या क्या अनाचार हो रहा है देश में। दारा शिकोह राजा नहीं बन, शहंशाह नहीं बन पाया उसके कारण। तो परंपरा रामानंद त्रिपाठी की है, आधुनिकता दारा शिकोह की है। दोनों एक दूसरे को सहेजते हैं, पोषित करते हैं। हम हैं कि हमने शायद दोनों को तिलांजलि दी कहीं ना कहीं। जो छठी बात मैंने कही कि आधुनिकता परंपरा के नाम पर एकत्र कचरे को गुहार देती है और ये कहीं कहीं कष्टप्रद प्रक्रिया होती है और इससे बहुत विवाद भी होते हैं। और परंपराएं कई बार उनकी व्याख्या इस तरह से की जाती है कि दुर्व्याख्या भी हो जाती है। कई बार वो इस तरह से रूढ़ जड़ स्टिल फ्रेमवर्क में कैद करके परंपरा की व्याख्या की जाती है। क्या अर्थ के अनर्थ होते हैं, कैसे उनसे बचा जाए, ये विचार हम लोगों को करना चाहिए। जो यास्क ने कहा कि ऊ करो और अभ्यू करो, बार बार नापजोक करके देखो अपने समय में कि क्या सच है हमारे समय का। अकबर के समय में एक विवाद उठा कि जो भोंसले लोग हैं वो क्षत्रिय हैं या नहीं। अब ये पंडितों में भी ये सवाल उठाया गया पंडितों के बीच में कि भोंसले जो हैं मराठा, वो क्षत्रिय वंश से तो आते नहीं हैं, तो उनको क्षत्रिय माना जाए कि नहीं। और उनमें कई राजा होने लग गए, भोंसले लोग जागीरदार हो गए, राजा हो गए, सामंत हो गए। और वो चाहते हैं कि उनको क्षत्रिय माना जाए। अब एक तो परंपरा है कि जैसा इतिहासकार बताते हैं, ब्रजकिशोर जी, पता नहीं सही हूँ कि गलत, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि राजपूत लोग मूलतः तो क्षत्रिय नहीं थे, तो सूर्यवंशी उन्होंने बाद में अपने आप को स्थापित किया। फिर उन पर कई संस्कृत के पंडितों ने कविताएं लिखी कि हाँ उस अमुक राजा सूर्यवंश के हैं, ये सब हैं। लेकिन वो कोई शक पल्लव आदि जो कुछ थे, वो लोग देश में बसते गए, उनको पहले राजपूत कहा गया, बाद में उनको सूर्यवंशी क्षत्रिय भी मान लिया गया, वो खप गए। ये भोंसले जो लोग थे, इनकी भी कोशिश थी कि हमको क्षत्रिय मान लिया जाए जब हम क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। ये भी तो परंपरा है कि गुणकर्म विभाग से वर्ण का निर्धारण होगा, हम क्षत्रियों का काम कर रहे हैं तो हमको क्षत्रिय मान लीजिए। बड़ा विवाद अकबर के समय शुरू हुआ कि भोंसले लोगों को क्षत्रिय माना जाए या नहीं। जो महान धर्मशास्त्री थे उस समय के कृष्ण नरहरि शेष, उन्होंने वर्डिक्ट दिया, जिसको व्यवस्था कहते हैं धर्मशास्त्र में। वर्डिक्ट जो अदालत की भाषा में है कि ये क्षत्रिय नहीं हो सकते। और पर कारण है, कारण तो स्पष्ट है। कोई एक कारण तो उन्होंने कहा कि परशुराम ने जब 21 बार सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया तो क्षत्रिय कोई बचा ही नहीं, तो फिर अब क्षत्रिय कहाँ से पैदा हो गए असली। और ये लोग किसी अन्य जाति से, अन्य उससे आए हैं, बाहर के आए हुए हैं, जो कुछ भी है। उन्होंने शूद्राचार शिरोमणि नाम से
धर्मशास्त्र का नया ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने कई प्रमाणों से साबित किया कि भोंसले क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं। अब ये बहस आगे चली क्योंकि शिवाजी भी भोंसले थे अकबर के बाद, और औरंगजेब के समय ये बहस हुई कि शिवाजी को क्षत्रिय माना जाएगा या नहीं। तो शिवाजी ने औरंगजेब को बड़ी शिकस्त दी, तो जबरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से और अपना एक राज्य कायम किया। अब वो चाहते थे कि मुझे क्षत्रपति कहा जाए और मेरा राज्याभिषेक वैदिक विधि विधान से हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कहा कि आपका वैदिक मंत्रपाठ के साथ राज्याभिषेक नहीं हो सकता है, क्योंकि भोसले क्षत्रिय नहीं होते और भोसले लोगों का वैदिक मंत्रपाठ के साथ राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। ये बहस चलती रही। आप ये देखिए कि 17वीं शताब्दी में बहस शुरू हुई और अभी तक चल रही है, 20वीं 21वीं शताब्दी तक, क्योंकि उन लोगों के खानदान के लोग अभी भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमारे खानदान की, हमारे पंडितों की परंपरा वही है जो हमारे पुरखों ने बताया कि मुस्लिम लोगों को क्षत्रिय नहीं माना जाएगा, हमारी किताब हमारे ये है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे पंडित लोग भी आए, उन्होंने कहा कि एक परंपरा हम बताते हैं और हम बताएंगे कि सही परंपरा क्या होती है। गागा भट्ट काशी के सबसे बड़े धर्मशास्त्री उस समय, रामानंद त्रिपाठी के कुछ बाद वो हुए, और काशी के सबसे बड़े ज्योतिष के और धर्मशास्त्र के और दर्शन के भी आचार्य विश्वेश्वर पांडे उनका सही नाम था। पिताजी उनको गागा भट्ट कहते थे प्यार से, तो सारी काशी भी उनको प्रेम से गागा भट्ट कहती थी। 1664 में उन्होंने घोषणा की थी, जबकि शिवाजी लड़ ही रहे थे औरंगजेब से और साम्राज्य उन्होंने अपना कायम नहीं किया था कोल्हापुर के आसपास, तो गागा भट्ट ने कहा था कि शिवाजी को राजा होना चाहिए उस क्षेत्र में, उसका राज्याभिषेक वैदिक विधि विधान से होना चाहिए। तो बात आई गई हो गई और उसके बाद तो गागा भट्ट ने संन्यास ले लिया। अब बाद में जब शिवाजी ने अपने खोए हुए दुर्ग भी प्राप्त कर लिए और इस सवाल आया कि अब मैं क्षत्रपति मुझे कहा जाना चाहिए और मेरा राज्याभिषेक वैदिक विधान से हो, महाराष्ट्र के सारे पारंपरिक पंडितों ने मना कर दिया कि आपका वैदिक मंत्र पाठ के साथ राज्याभिषेक नहीं होगा। वैदिक मंत्र पाठ के साथ जो शौध ग्रंथों में निर्दिष्ट राज्याभिषेक की विधि है, उसके साथ यदि राज्याभिषेक नहीं होगा तो विधिवत राजा नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वैदिक कर्मकांड की विधि से उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ है। तो शिवाजी को बताया गया कि कोई गागा भट्ट बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने तो 10 साल पहले कहा था कि शिवाजी का राज्याभिषेक वैदिक मंत्र पाठ की वैदिक विधि विधान से किया जाना चाहिए। तो उनको खोजते हुए बालाजी जो शिवाजी के, ये तो रिकॉर्ड है, बालाजी जो शिवाजी के मंत्री थे वो काशी पहुंचे, तब तक गागा भट्ट सन्यासी हो चुके थे। उनके पास गए, उनसे कहा कि महाराज कोई भी महाराष्ट्र का पंडित तैयार नहीं है शिवाजी का वैदिक विधि विधान से राज्याभिषेक करने के लिए, और आपने कहा था तो आप करा दीजिए। तो गागा भट्ट ने कहा कि मैं शिवाजी के लिए संन्यास छोड़ दूंगा और मैं उनका राज्याभिषेक कराऊंगा। ये हिस्ट्री है। बलदेव उपाध्याय ने लिखा यह है कि बालाजी जो शिवाजी के मंत्री थे बहुत सारा सोना लेकर के गए और उसको देकर के गागा भट्ट को उन्होंने राजी किया कि आप चल के अभिषेक करा दीजिए। ये बहुत एक तरह से डिस्टॉर्शन है। जो सन्यासी हो चुका है, इतना बड़ा महान विचारक अपने समय का, उसको क्या लालच है सोने का, उसको सारा सोना वो सब त्याग चुका है एक बार। तो बलदेव उपाध्याय ये नहीं कहते कि 10 साल पहले गागा भट्ट कह चुके थे कि शिवाजी का राज्याभिषेक होना चाहिए वैदिक मंत्रपाठ की विधि से, उस जगह पर वो ये भूल जाते हैं और वो इस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं जैसे कि गागा भट्ट ने रिश्वत दी हो और उसके लालच में वो चल पड़े हों। बहरहाल एक परंपरा गागा भट्ट की है जो ये कहती है कि मैं सही परंपरा बताऊंगा कि क्यों भोंसले लोगों को क्षत्रिय मान करके उनका वैदिक मंत्रपाठ के साथ राज्याभिषेक किया जाना चाहिए। तो आए, उन्होंने नया टेक्स्ट लिखा धर्मशास्त्र का, अथर्ववेद के मंत्र और अनेक शोध सूत्रों के मंत्र उद्धत करते हुए उन्होंने कहा कि ये धर्म सम्मत है कि ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय माना जाना चाहिए जो कि इस तरह से प्रजा की रक्षा कर सकता है, अपने देश की रक्षा कर सकता है। ये वेद यही कहता है और इस तरह से ही इसका इन मंत्रों से राज्याभिषेक होगा। वो उन्होंने नया टेक्स्ट जो लिखा मिलता है गागा भट्ट का लिखा हुआ, उसी के लिए उन्होंने मैनुअल अलग से बनाया। ये मैं बताता हूँ कि कैसे राज्याभिषेक होगा वेद के मंत्रों से इनका। और 1664 में रायगढ़ में जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ वो गागा भट्ट ने कराया। उसके बाद एक परंपरा ये है कि जो
आधुनिक काल में आधुनिकता से संवाद करते हुए अपने आप का विस्तार करती है, जो अपने आप को इस तरह से जातियों के सांचे में कैद नहीं करती। शिवाजी जो है शूद्र हैं, क्योंकि भोसले लोग जो है क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं, और उनके खिलाफ कई कई अच्छा, बढ़िया बात यह है कि जिन महाराष्ट्र के पारंपरिक पंडितों ने मना किया था शिवाजी का राज्याभिषेक वैदिक विधि से कराने थे, वो सब शिवाजी की तनख्वाह तो लेते थे, उनके यहाँ काम करते थे, वेतन तो उनका लेते थे, लेकिन कट्टर इतने थे कि नहीं, वो काम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा धर्म उससे बिगड़ जाएगा। तनख्वाह लेने में धर्म नहीं बिगड़ता, इसमें दक्षिणा लेने में तो नहीं धर्म बिगड़ता। तो ये एक परंपरा ये भी है, एक परंपरा अपने आप को इस तरह से विकृत कर लेती है। एक परंपरा ये भी है कि मुझे तो ये लग रहा है कि गागा भट्ट को क्या झेलना पड़ा होगा उसके बाद, क्योंकि सन्यासी का बहाना छोड़ करके फिर से गृहस्थ हो जाना, ऐसे आदमी को जो कि फिर से ग्रस्त हो गया उसको कितना लांछित किया जाता था, इसकी आप कल्पना तब कर सकेंगे जब आप ज्ञानेश्वर का चरित्र पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर के पिताजी धोखा देकर के सन्यासी हो गए, उन्होंने बताया नहीं, अपने गुरु प्रसाद रामानंद थे या उनको बताया नहीं कि मैं गृहस्थ हूँ, और दीक्षा ले ली और सन्यासी हो गए। जब उनको पता चला गुरु को कि ये तो पत्नी है, गृहस्थ है, और पत्नी ने फरियाद की, तो उनका कि तुम जाओ वापस, तुमने क्यों सन्यास लिया। वापस आए तो उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया है कि तुम सन्यासी होने के बाद फिर से ग्रस्त हुए हो, इतना ज्यादा अपमानित उनको किया गया कि आत्महत्या उन्होंने कर ली। और ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, ज्ञानेश्वर, उनके भाई और उनकी बहुत बच्ची एकदम छोटी सी बहन मुक्ता, उनको इतना सताया जाता था, इतनी हंसी उनकी उड़ाई जाती थी कि तुम लोग उस पापी के बेटे हो जो कि सन्यासी होने के बाद फिर से संसार में आया था। तो गागा भट्ट को क्या झेलना पड़ा होगा जब उन्होंने कहा होगा कि मैं शिवाजी के लिए सन्यास छोड़ दूंगा। तो कोई बड़े बड़े साहस के साथ ही तो वो ऐसा कर सकते थे। तो एक परंपरा गागा भट्ट की भी है जो इतने साहस के साथ में रूढ़ियों को तोड़ सकती है, क्योंकि वो आने वाले समय को देख रही है कि शिवाजी देश का भविष्य है, देश को उनकी जरूरत है। अगर उनको सहारा इतना सा चाहिए कि छत्रपति की टाइटल उनके साथ लगे और वैदिक मंत्रोच्चार से उनका राज्याभिषेक हुआ, वो सम्राट बाकायदा छत्रपति कहे जाए, तो उनके लिए मैं इतना करूंगा। उसके बाद यदि मुझे गागा भट्ट समर्थ स्वामी रामदास से मिलने गए थे, इसीलिए उनको लग रहा था कि मुझे किस तरह से सताया जाएगा। समर्थ स्वामी रामदास तो शिवाजी के पूरी तरह से संरक्षक थे, लेकिन वो कर्मकांडी तो थे नहीं, वो तो करा नहीं देते। समर्थ स्वामी रामदास ने उनको बहुत आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि तुम ठीक कर रहे हो मेरी, और गागा भट्ट ने कहा कि हम धर्म चर्चा आपसे करना चाहते हैं। तो समर्थ स्वामी रामदास ने कहा कि वीणाबाई मेरी शिष्या है, उससे चर्चा करो। तो गागा भट्ट ने वीणाबाई से बात की। ये सब रिकॉर्डेड मिलता है मराठों के इतिहास में, मराठी की किताबों में जो इतिहास है उनमें भी मिलता है। ये एक परंपरा ये भी है जो अपने आप को इतना सिकोड़ लेती है, एक परंपरा ये भी है जो कि आधुनिक होती चली जाती है और अपने आप का इतना विस्तार करती है। आधुनिकताएं छद्म आधुनिकता में तब्दील हो जाती हैं, परंपरा को बिगाड़ देती हैं। अंग्रेजों ने जो आधुनिकता हमको दी वो इस तरह की विकृत छद्म आधुनिकता थी, और उस आधुनिकता के सांचे में ढले हुए हम लोगों ने अपनी परंपराओं की बहुत क्षति की, और वो क्षति उन लोगों ने भी उतनी ही की जो कि बहुत बड़े पारंपरिक पंडित बनते हैं संस्कृत की परंपरा की। वो समझ ही नहीं रहे थे कि अंग्रेज लोग क्या कर गए हैं आधुनिकता के नाम पर। अंग्रेजों ने इतने इतने खांचे बनाए हमारी सारी व्यवस्था में, इस तरह से हमको डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि भारत का एक स्वर्णिम अतीत है, महान अतीत है, महान परंपराएं हैं, लेकिन भारत का कोई वर्तमान नहीं है, इसका कोई मध्यकाल नहीं है। मुगल काल में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मुसलमानों ने सारी तबाही की, मुसलमान राजाओं ने, ये लोग देश के शत्रु हैं क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं। हमने ये नहीं समझा कि ये बात वो कह रहा है जो कि लुटेरा है, बाहर से खुद आया हुआ है, जिसको यहाँ रहना नहीं है, कोई लूट करके चले जाना है। उन लोगों से हमको बांट रहा है जो कि इस देश में बस गए हैं, जिन्होंने इस देश को अपना समझ लिया है, और जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और जो उस देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उन्होंने इस कदर बांटा हम लोगों को, जब हम लोग जो इतिहास वो दे गए उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो संस्कृत के पारंपरिक पंडित ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत में अद्भुत विचार हुए, जबरदस्त मौलिक चिंतन हुआ, नई नई विधाएं हुई। वो सीधे सीधे कहते हैं कि संस्कृत का ह्रास होता गया, कि जो कुछ था पुराना ही सही था, क्योंकि अंग्रेज साहब बहादुर ये बता के गए थे
बलदेव उपाध्याय भी यही कहते हैं अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में, 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत साहित्य का अपकर्ष काल आ जाता है, जबकि कितने बड़े बड़े विचारक और महान कवि भी हो रहे हैं। नई नई विधाएं भी 10वीं शताब्दी के बाद लोक साहित्य से संस्कृत साहित्य जुड़ रहा है। तो ये जो छद्म आधुनिकता हमको दी गई, उसने हमारी परंपरा को किस तरह से उसकी गलत तस्वीर प्रस्तुत की। ये जो कॉलोनियल पीरियड है अंग्रेजों के शासन काल का, उसमें हम देख रहे हैं, और इसको हम अभी तक भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कि अंग्रेज लोग जो खेल कर गए उसने हमारे दिमाग की बनावट कैसी कर दी है। तो ये एक बात है। एक बात जो मैंने अब क्या खत्म किया जाए, बहुत ऐसा कर देता हूँ क्योंकि आखिर नहीं, कोई बात नहीं, बैठेंगे तो फिर हो सकता है कि ज़्यादा इत्मीनान से बोलने लगें तो और ज़्यादा बोलें तो और आप लोगों को दिक्कत जाएगी, क्योंकि एक सीमा तो होना ही चाहिए। तो 8वां ये बिंदु मेरे इसमें था कि परंपरा और आधुनिकता कभी कभी टकराती हैं एक दूसरे से, और ये हमारे समय में तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो क्योंकि मैंने कहा कि एक सिंगल नैरेटिव नहीं बनता, एक किस्सा नहीं बनता परंपरा का, आधुनिकता का, तो कई किस्से होते हैं। उन सब के बीच में हमको ऊह और अभ्यूह करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो परंपरा आधुनिकता को पोसती है और सहेजती भी है। कई बार आधुनिकता परंपरा को विकृत भी करती है, कई बार दोनों में टकराव भी होता है। ये जो उपनिवेशवाद का काल था इसमें बहुत अधिक हुआ, और कुछ जटिल परिदृश्य है, जैसे कि सती प्रथा को लेकर के विवाद हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे शायद, जहाँ तक मैं समझ पाया। तो इससे वो बड़े विचलित हुए, उनको पता चला कि औरतों को जिंदा जला दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसको तो रोकना चाहिए किसी तरह। और राजा राममोहन का उनके साथ उठना बैठना था। राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा, शर्मा जी ने भी राजा राममोहन राय के बारे में लिखा है, रमेश चंद्र शाह ने भी जो डायलॉग पत्रिका है उसमें लेख उन्होंने लंबा लिखा, और रमेश मजूमदार की किताब है राजा राममोहन राय के बारे में, राजा राममोहन राय की जीवनी है। इतना सब मैंने पढ़ा। मैं राजा राममोहन राय मुझे एक बड़ी पहेली नज़र आते हैं। उनके बारे में एक सिंगल नैरेटिव नहीं बनता, उनको कई बार ब्रांड कर दिया जाता है कि बहुत कुछ जो गलत हो रहा था उसके जिम्मेदार जैसे राजा राममोहन राय थे। कई बार ये कह दिया जाता है कि सारा उद्धार जितना हुआ हिंदू समाज का उसके अग्रणी उसमें राजा राममोहन राय थे। ये दो सिंगल नैरेटिव्स, दो इकहरी कहानियां राजा राममोहन राय के बारे में बनाई जाती हैं। तो जितना जो कुछ मैं जानता हूँ इन सारे उल्लेखों से, कि विलियम बेंटिंग बहुत आहत हुए इस बात से कि हिंदू समाज में ऐसी प्रथा है कि स्त्री जिंदा जल जाती है, या उसको जलने दिया जाता है, या उसको जबरदस्ती जला दिया जाता है। मेरी समझ ये है कि ज्यादातर जबरदस्ती जलाया जाता था। उसका कारण परंपरा की जो ताकत और उदारता है वो नहीं झेली जा रही थी कट्टरपंथियों के द्वारा। याज्ञवल्क्य ने लिखा कि विधवा को प्रॉपर्टी का राइट हो सकता है, जिमुत वाहन ने उसकी विशद व्याख्या कर दी कि हाँ विधवा को प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। अब जब आप विधवा को प्रॉपर्टी राइट दे रहे हैं तो जाहिर है कि आप मान रहे हैं कि सती तो नहीं हो सकती, उसको तो जायदाद ही मिलेगी, उसको तो आप ताकत दे रहे हैं। ये कानून 10वीं 11वीं शताब्दी में बंगाल में लागू कर दिया राजाओं ने। उसके बाद औरतों को जिंदा जलाने की घटनाएं के बाद एक बहुत ज्यादा हुई। बाकी हिंदुस्तान में अगर 1-2 हजार हो रही हैं तो यहाँ 10,000 औरतें सती हो गई या सती करा दी गई, ये रिकॉर्ड मिलता है। तो उनमें से सब अपनी स्वेच्छा से नहीं होती थी। हो सकता है कि कुछ के मन में विचार आ जाता हो। अब आज के जमाने में ऐसा प्रेम कोई नहीं होता है, चिरंतन अमर प्रेम कि मैं भी मर जाऊं अपने पति के साथ में, ना उस समय कभी ऐसा हो सकता था। लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का कोई स्त्री ऐसा सोचने भी लग जाए, लेकिन इसमें गलती उस समाज की है, पुरुष समाज की है, जिसने उसके मन में ऐसा विचार भर दिया कि मेरा इसके बाद कोई जीवन ही नहीं है, मैं अब खड़ी नहीं होंगी अपने पैरों पर, मेरा कोई वो नहीं है,
मुझे मर ही जाना चाहिए, उसके लिए तो समाज पापी है, गुनाहगार है अगर किसी स्त्री के मन में ऐसा विचार आता है। तो विलियम बेंटिंक इस बात से थोड़ा खिन्न थे और राजा राममोहन राय से उन्होंने कहा था, इसका रिकॉर्ड मिलता है कि क्यों ना हमें ऐसा कानून बनाएं कि इसको रोका जाए। तो राजा राममोहन राय ने कहा कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, आपको हमारे मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। ये उन्होंने तब कहा जबकि वो सती प्रथा के विरोध में लेख लिख रहे थे, मोनोग्राफ अपना छाप चुके थे। उनको विश्वास था कि मैं धर्मशास्त्रों के प्रमाण लेकर के जब परंपरा को समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि सती प्रथा नहीं है, इसी स्मृति में लिखा ही नहीं कि सती हो जाना चाहिए, कोई इक्का दुक्का कभी मादरी हो गई, कुछ हो गई, वो किसी धर्मशास्त्री ने तो नहीं कहा, मुझे तो नहीं मिला कहीं, और अगर मिला है तो मैंने तो लिखा बहुत साफ भाषा में कि ऐसे शास्त्र को तो आग में झोंक देना चाहिए। अगर किसी शास्त्र ने ये लिख दिया है कि उस औरत को सती हो ही जाना चाहिए, तो मेरा शास्त्र नहीं है, वो उस जमाने में कभी लागू किया गया, वो खत्म हो गया है। जैसे कि राजाओं ने यमस्मृति लिखवाई, विष्णु स्मृति लिखवाई, अपने अपने राज्य में उन्होंने कहा कि नई स्मृति लिखो, हमारे राज्य में नए तरह से कानून होंगे। मनुस्मृति तो नहीं चलती थी, 100 स्मृतियां कम से कम हैं, तो वो स्मृति एब्सोल्यूट हो गई। अगर किसी ने कह भी दिया तो वो नहीं रही हमारे समय का कानून, हमारे समय का धर्मशास्त्र। संविधान में संशोधन होता है, कानून बदलना पड़ता है समय के बदलने के साथ में। तो राजा राममोहन राय को विश्वास था कि मैं यकीन दिला दूंगा कि परंपरा ये है और सती प्रथा नहीं मान्य हो सकती। तो विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता के जो बड़े पारंपरिक पंडित थे उनसे पूछा कि आप लोग बताइए, क्योंकि राजा राममोहन राय तो उस तरह के पारंपरिक पंडित नहीं है, आप लोग व्यवस्था दीजिए, वर्डिक्ट दीजिए कि सती प्रथा मान्य है या नहीं। पंडितों ने कहा कि सती प्रथा हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मान्य है। तो विलियम बेंटिंक ने कहा कि भाई हमने राजा राममोहन राय से भी बात कर ली, इन लोगों से भी पूछ लिया, अगर ये लोग कह रहे हैं मान्य है तो अब जाने तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सर्कुलर निकाला था कि जो स्त्रियां स्वेच्छा से सती होना चाहती हैं उनको होने दिया जाए, ये सर्कुलर निकल गया था। उसके बाद वो संख्या मिलती है कि पुलिस ने फिर रिकॉर्ड किया था 2365 कुछ स्त्रियां एक साल में सती हो गई, कर दी गई या करा दी गई उस सर्कुलर के निकलने के बाद। ये संख्या एक के बाद एक इतनी जब ज्यादा जलाई जाने लगी औरतें, तो विलियम बेंटिंक बहुत चिंतित हुए। और फिर राजा राममोहन राय को भी लगा कि नहीं, उनका बहुत जबरदस्त विवाद हुआ सर राजा राधाकांत देव बहादुर से, जो कि पारंपरिक ब्राह्मणों के बड़े नेता थे, और भी पंडित मृत्युंजय विद्यालंकार से। राजा राममोहन राय की किताबें मिलती हैं, उनमें जो कुछ है वो मैं भी उसका भी मैंने थोड़ा सा जायजा लिया है। तो फिर वो सीधे विलियम बेंटिंक से उन्होंने कहा कि हाँ कानून आपको बनाना चाहिए। तब राजा राममोहन राय का जबरदस्त विरोध, जो संकीर्ण मतावलंबी तथा कथित परंपरावादी पंडित थे, उन्होंने किया, जबरदस्त विवाद उसमें हुआ है। और ये प्रिवी काउंसिल तक अपील की गई, जब कानून बना दिया विलियम बेंटिंक ने, तो इंग्लैंड में अपील की गई कि ये अंग्रेज सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को कोई हक नहीं है इस तरह का कानून बनाने का। तब राजा राममोहन राय दूसरे किसी काम से गए थे, उनकी जीवनी में मिलता है, और उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि प्रिवी काउंसिल की जो बैठक हो रही है उसमें उनको सुना जाए पहले, और वो पहुंच गए वहां और उन्होंने अपनी दलीलें दी कि मैं विलियम बेंटिंक से भी इस तरह से बता चुका हूँ, ये मान्य नहीं होती हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से भी। तो वो विलियम बेंटिंक का बनाया हुआ कानून मान्य किया गया। ये जो एक टकराहट होती है, ये कई बार होती रही है। ये टकराहट प्राचीन काल से लगा करके और हमारे समय तक परंपरा में और आधुनिकता में निरंतर होती आई, और परंपरा कई बार अपने आप को कैद करती है, संकुचित होती चली जाती है। तो कहीं से विचार आ गया कि समुद्र यात्रा करना पाप है, ब्राह्मणों को तो करना ही नहीं चाहिए। हमारे बौद्ध भिक्षु जो है समुद्र यात्राएं करके लंका चले गए, थाईलैंड चले गए, उन्होंने अपने देश की संस्कृति को विस्तारित किया। बाद में हमारे जो ब्राह्मण थे वो भी जाते थे थाईलैंड में, तो ब्राह्मण भी गए, वैदिक धर्म भी वहाँ फला फूला। वहाँ की संस्कृति में एक सम्मिश्र संस्कृति जो उत्पन्न हुई, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रामायण महाभारत, वैदिक संस्कृति और बुद्धिज्म, ये सब इनका प्रसार हुआ। तो समुद्र यात्रा करके तो गए ही थे। बाद में कहीं से ये विचार आ गया कि समुद्र यात्रा करना पाप, तो ये समुद्र यात्रा कर लेता था उसको प्रायश्चित करना पड़ता था। ये
19वीं शताब्दी में समुद्र यात्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर पंडितों में जो बहस हुई उस पर पुस्तकें लिखी गई हैं। समुद्र यात्रा प्रतिषेध किताब संस्कृत में लिखी जा रही है, समुद्र यात्रा के समर्थन में किताब लिखी जा रही है, विधवा विवाह के निषेध में संस्कृत में पुस्तक लिखी जा रही है, विधवा विवाह के समर्थन में संस्कृत में पुस्तक लिखी जा रही है। ये परंपरा और आधुनिकता का जो जबरदस्त टकराहट है, ये सबसे ज्यादा उभर करके आती है 19वीं शताब्दी में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संस्कृत में लिखी थी विधवा विवाह के समर्थन में किताब, उसको उन्होंने बंटवाई भी, बाद में बंगला में अनुवाद भी उन्होंने, संस्कृत के ही पंडित थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी एक पारंपरिक पंडित हैं, वो एक परंपरा की व्याख्या कर रहे हैं। उसी बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जबरदस्त विरोध करने वाले लोग हैं। उसी बंगाल में पूरी तरह से परंपरा में दीक्षित पंडित हैं, जो कि वाचस्पत्यम कोश जिन्होंने बनाया, तारानाथ तर्क वाचस्पति, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से सीनियर थे, उनके गुरु थे। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ थे, वो तो बहुत बड़े बंगाल के सबसे बड़े पारंपरिक पंडित थे उस समय। तो परंपरा में ही दो धड़े हो जाते हैं, एक परंपरा है जो कि आधुनिकता के साथ संवाद कर रही है और अपने आप को रिवाइज करती है, नवीन करती है, और एक परंपरा है जो कि अतीत की ओर केवल ताकती है और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को संकीर्ण करती है, नए समय से संवाद नहीं करना चाहती है। ये बहुत सारे उन सब के नाम हैं कि किस तरह से जबरदस्त टकराहट हुई। इसका सबसे बड़ा जो विवाद हुआ वो तो काशी में फिर केंद्र बना। काशी के सबसे बड़े पंडित राजाराम शास्त्री थे। 1850 के आसपास ब्रह्म समाज ने ये मूवमेंट चलाया कि काशी के पंडितों से व्यवस्था, मतलब वर्डिक्ट प्राप्त किया जाए कि विधवा विवाह पर वो अपना निर्णय दें। तो काशी में सभा हुई, राजाराम शास्त्री ने, कई पंडितों ने मिल करके और व्यवस्था दी कि विधवा विवाह नहीं हो सकता है, और एक ग्रंथ, एक पुस्तक तैयार की, विद्वोद्वाह शंका समाधि, वो मिलती है, और उसमें धर्मशास्त्रों से उदाहरण दे करके साबित किया गया कि विधवा विवाह करना नाजायज है, अवैध है, अधर्म है, पाप है, इत्यादि इत्यादि। तो 52 पंडितों के नाम भी हैं जिन्होंने उस पर दस्तखत किए। एक पूरे पंडितों का समाज ये कहता है। दूसरी तरफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, उनके साथ बहुत सारे पंडित हैं, ऐसा नहीं। ये विवाद चलता रहता है, उस किताब पर टीकाएं लिखी जाती हैं, और उस किताब के खंडन में फिर किताब आती है संस्कृत में ही, महाराष्ट्र के पंडितों की तरफ से, और वो अपना मूवमेंट चलाते हैं। विष्णु भागवत शास्त्री हुए, और भी कई पंडित हुए, वो भी सब संस्कृत के पारंपरिक पंडित थे। लेकिन वो लोग आते हैं आगे, वो लोग भी एक परंपरा की व्याख्या करते हैं। तो किसकी व्याख्या आप सही मानेंगे? उन्होंने भी तो शास्त्र पढ़े हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कम पंडित हैं ऐसा तो नहीं है, वो भी तो पारंपरिक पंडित हैं। वो इतने बड़े पंडित हैं कि उनकी पुस्तक हमारे पिताजी पढ़ते थे स्कूल में, संस्कृत में। हम जब स्कूल में थे तब भी हम उनकी पुस्तक पढ़ करके संस्कृत सीखते थे। उन्होंने इतना कुछ किया संस्कृत के लिए। वो संवाद कर सकते थे कि कैसे मैं आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाऊंगा परंपरा को, इसलिए वो परंपरा के उस स्वरूप की व्याख्या कर रहे थे जो कि आने वाले समय तक सातत्य देगी। तो ये जो मुठभेड़ और टकराहट होती है इस संवाद के सिलसिले में, परंपरा और आधुनिकता में, परंपरा कहीं अपने आप को आधुनिक बनाती है अपनी शक्तिमत्ता के साथ, और कहीं वह अपनी पूरी संकीर्णता के द्वारा जो पूरा आधुनिकता का उन्मेष है उसमें बाधा बन करके खड़ी होती है। तो अब एक बहुत सारी छोटी छोटी बातों में किस तरह से परंपराएं रूढ़ियां बन करके और हमें जकड़ती रही हैं। एक बलदेव उपाध्याय जी ने उदाहरण दिया है, वो तो पूरी तरह से परंपरावादी हैं, वो तारीफ करते हुए जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, मैं उसको तारीफ के काबिल नहीं मानता हूँ। राय कृष्णदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े कलाविद हैं। भारती भवन उन्होंने बीएचयू में स्थापित किया, और कला के क्षेत्र में राय कृष्णदास बहुत बड़ा नाम है। वासुदेव शरण अग्रवाल के पहले बहुत बड़े गुरुओं में वो रहे हैं। तो राय कृष्णदास समृद्ध परिवार के थे, और जब वो बच्चे थे तो उनके पिताजी नहीं रहे। घर में दो बड़ी बेटियां, उनकी राय कृष्णदास की दो बड़ी बहनें थीं। तो उनकी माँ किसी तरह बेटियां जो बड़ी हो रही थी उनका विवाह करना चाहती थी। छोटी जो बेटी थी उसका रिश्ता आ गया,
और जिन्होंने रिश्ता भेजा था उन्होंने कहा था कि हमको छोटी लड़की आपकी पसंद है और हमको तुरंत ही शादी करना है। अब इस माँ को लगा कि पति नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, यदि एक बेटी का विवाह हो जाए तो मैं कर दूं। अभी भी ऐसा होता है। वो बड़ी बहन वो खुद ही कह देगी कि का कर दो, ऐसी स्थिति है, तो वो खुद इस तरह का प्रस्ताव कर सकती है। माँ को लगा कि कम से कम इतना तो मेरा बोझ निपट जाए जैसा कुछ होता है। तो काशी के जो सबसे बड़े पंडित, आप सभी ने नाम सुने, ये लोग ऐसे पंडित हैं जो कि अपने समय में ईश्वर माने गए, इनकी बाकायदा पूजा की जाती थी, ईश्वर स्वरूप हो गए थे ये। राजा राम शास्त्री, शिव कुमार शास्त्री, गंगाधर शास्त्री, काशी इनको पूजती थी, राजा इनके सिर पर माथा रखते थे, तरह की इनका सम्मान था। ज्ञान स्वरूप थे ये लोग पूरी तरह से, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, केवल ज्ञान शास्त्र है। लेकिन वो शास्त्र कैसा है कि वो समय से संवाद कई बार नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को विस्तारित नहीं कर पा रहा है। तो ये विधवा जो है गई शिव कुमार शास्त्री के पास, जो कि धर्मशास्त्र के सबसे बड़े आचार्य हैं, और जो व्यवस्था जिनके पास बार बार लोग जाते थे, राजा भी जाते थे कि अब आप व्यवस्था बताइए, वर्डिक्ट दीजिए। तो उसने कहा कि पंडित जी मेरी ये समस्या है, अब आप कोई ऐसी व्यवस्था बता सकें कि मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दूं। तो सोने की एक गिन्नी उन्होंने उनके चरणों पर रख दी। तो शिव कुमार शास्त्री ने कहा कि मैं देखूंगा शास्त्र, वो कल आना। अगले दिन वो फिर गई, उन्होंने सब शास्त्र देखे होंगे, उनको मालूम था कि ऐसी कोई किसी धर्मशास्त्र में ऐसी स्थिति का जिक्र ही नहीं है, आई नहीं ऐसी स्थिति। अगर किसी धर्मशास्त्री के सामने ऐसी स्थिति आई होती तो कहता कि छोटी बहन का कर दो। मुझे धर्मशास्त्र लिखना होता तो मैं कहता कि हाँ छोटी बहन का ऐसी हालत में जब मजबूरी हो तो कर देना चाहिए, अगर उससे सारी किसी को परेशानी नहीं हो रही और समस्या सुलझ रही है तो कर दो, उसमें किसी का क्या जा रहा है भाई। लेकिन जब किसी धर्मशास्त्री के सामने ऐसी समस्या नहीं आ रही, उसने व्यवस्था नहीं दी है, आप खुद धर्म के अवतार हैं, आप व्यवस्था खुद दे दीजिए। वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि बेटा किसी धर्मशास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि छोटी बहन का विवाह पहले हो जाए। तूने ये जो गिन्नी रखी थी रखी, ले जा, क्योंकि तूने इस विश्वास के साथ दी थी कि मैं ऐसी कोई व्यवस्था बता दूंगा, ऐसा कोई नियम बता दूंगा, वो तो नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता। तुझे जो करना हो तो कर, मैं गलत बात नहीं कहूंगा। उनका एक आदर्श अपनी जगह है, लेकिन वो परंपरा कैसी है जो कि अपने समय से संवाद ही नहीं कर पा रही है, उसकी माँ की विवशता भी नहीं समझ पा रही है। उसमें एक ऐसी समस्या का हल जिससे निकल रहा है जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो धर्मशास्त्र मौन हो जाता है उसके बारे में। तो धर्मशास्त्र मुखर क्यों नहीं कर दिया जाता, उसके बंद ताले क्यों नहीं आप लोग खोल देते। आपने नई किताबें भी तो धर्मशास्त्र की लिखी, आपने विद्वोद्भव शंका समाधि तो लिख दी कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए बताने के लिए, और आप उसकी मजबूरी समझते थे तो आप एक नया धर्मशास्त्र लिख देते उस समय। ये परंपरा अपने आप को विस्तारित करने से वहां फेल हुई, असफल हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे मेरे पास हैं, और मैं अब चाहता हूं कि मैं इसको समेटूं, और एक जो दूसरी दुखती रग मेरी है उसकी चर्चा के साथ में मैं आखिर अंत की तरफ मैं इसको अपनी बात को ले जाऊंगा। क्योंकि इन बातों को मैं कहता हूं तो बुरा लोगों को लगता ही है, और मैं उनको फिर भी कहता रहूंगा। रमाबाई थी, कोई नाम हम अब नहीं लेता, संस्कृत विभागों में रमाबाई का कौन नाम लेता है। एक स्त्री थी, शायद 1850 1857 के आसपास, 1850 में उनका जन्म हुआ था, गदर के 7 साल पहले। और 20वीं शताब्दी के आते आते उनका अवसान हुआ, और महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। उनको कलकत्ता में जो सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे उन्होंने बाल सरस्वती की उपाधि दी, उनको पंडिता की उपाधि दी। उन्होंने पुस्तकें भी उससे बड़ी पंडित मानी जाती थी कि ये तो साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती की उपाधि उनको इसीलिए दी ही गई थी। उनको 18,000 श्लोक कंठस्थ थे। उनको इस तरह से साफ कर दिया गया रमाबाई को इतिहास से कि जैसे उनका नाम अब लेना गुनाह हो। तो हुआ क्या कि उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे अपने समय के बहुत बड़े पंडित थे। आप लोगों को भी ये मालूम होगा, ये तो इतिहास में है। वो पुराणों पर प्रवचन करते थे, उनका आश्रम था, और जैसे निष्फल लोग होते रहे, वो ज्ञान दे रहे हैं, उनको कोई लालच नहीं, कोई कुछ चढ़ा गया तो ठीक है, इस तरह से उनकी जीविका चल रही थी। अब वो अपने प्रवचनों में कहते थे कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, तो शिक्षा देना चाहिए। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को भी पढ़ाने का प्रयास किया।
तो ये बात लोगों को पसंद नहीं आती, तो उनका विरोध धीरे धीरे होने लगा। उनकी पहली पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी से उन्होंने विवाह किया, उसको उन्होंने संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको संस्कृत पढ़ाते रहे, तो फिर विरोध हुआ, तो उनका विरोध बढ़ता गया और धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि उनको अपना आश्रम छोड़ करके दर दर भटकने पर विवश होना पड़ा। तो वो अपने 3 बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के इधर उधर भटकते रहे, बाद में भूख से मर गए, क्योंकि कुछ मिलता नहीं था खाने को, पैसा ऐसा आमदनी उनके प्रवचनों से कुछ होती नहीं थी, वैसे किसी से मांगते नहीं थे। अनंत शास्त्री ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े पंडितों को चुनौती दी कि आप लोग शास्त्रार्थ मेरे साथ कर लीजिए कि स्त्रियों को शिक्षा न दी जाए, ऐसा किस धर्म ग्रंथ में लिखा है। और शास्त्रार्थ तो हुआ, उसका तो रिकॉर्ड मिलता है। अनंत शास्त्री डोंगरे ने 300 उदाहरण दिए, बताया कि ये कहा गया है कि हाँ स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और ऐसा कहीं नहीं है कि इनको वंचित किया जाए शिक्षा से। वो हार गए, पंडितों का जो समूह था वो हार गया, लेकिन विरोध बंद नहीं किया उन्होंने। मान भी लिया कि हाँ धर्मशास्त्रियों ने कहा गया, लेकिन हमारे तो रीति चली आ रही कि नहीं पढ़ाएंगे तो आप पढ़ा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप सफर करना पड़ेगा इसका। तो उनको दान दक्षिणा देना बंद हो गया, उनकी मदद करना बंद हो गया, उनको बताया जाने लगा, तो भूख से मर गए, ये तो मिलता है। अब पत्नी भी मर गई, अब ये 3 बच्चे बचे, रमाबाई और एक भाई और एक ये बहन थी। तो ये रमाबाई ने अपने पिता से साथ रहते रहते पुराणों के, ऐसा बताया जाता है कि 18,000 श्लोक उनको कंठस्थ थे और वो उसी तरह से प्रवचन देती थी। महाराष्ट्र में तो खैर सहन नहीं किया जा रहा था रमाबाई को, तो बंगाल पहुंच गई। बंगाल में बहुत प्रभावित हुए लोग उनसे। बंगाल में थोड़ा प्रोग्रेसिव समाज आ रहा था, उसमें ब्रह्म समाज था, उन्होंने बहुत सम्मान किया कि तो अद्भुत स्त्री है, क्या प्रवचन देती है, क्या उदाहरण देती है, साक्षात सरस्वती है, तो वहां उनको सरस्वती की उपाधि दी गई और रमाबाई प्रबुद्ध थी। अब वो ट्विस्ट कहानी में आता है कि रमाबाई ने विवाह कर लिया, ब्राह्मण थी, चित्पावन ब्राह्मण थी। आनंद शास्त्री डोंगरे जो है बड़े ब्राह्मण में जो बड़े ब्राह्मण होते हैं, चित्पावन वगैरह वो थे, उन्होंने विवाह कर लिया कायस्थ से, वकील थे। तब उनका विरोध बंगाल में भी हुआ, उनको सताया जाने लगा, बहुत दुख उनको दिए गए, लोग भूल गए कि इन्हीं को हमने सरस्वती कहा है और इन्हीं को क्या क्या सम्मान हमने किया है। उनका भाई भी मर गया, बहन भी उनकी मर गई, पति एक डेढ़ 2 साल साथ रहे, बेटी हुई, उनके पति भी मर गए। अब ये रमाबाई, इतनी यंत्रणा उसको झेलनी पड़ी उस स्त्री को। अंग्रेजी भी उसने पढ़ ली थी, तो अंग्रेजी में स्पीच देती थी। उन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमन किताब लिखी, का तहलका मचा। आप पढ़िए उस किताब को, मैं तो बहुत जबरदस्त तर्क दिए हैं, मतलब करीब 100 साल हो गए उस किताब को छपे हुए, अभी भी एक एक बात उसकी बींधती है कि मनु ने ये कहा स्त्रियों के बारे में। हम तो बहुत जस्टिफाई करते हैं कि मनु ने क्या क्या देखिए कह दिया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, लेकिन स्त्रियों से पूछिए कि जो व्यवस्थाएं बना गए हैं वो कितनी स्त्रियों के लिए ग्राह्य, एक स्त्री क्या कह रही है जो कि जानती है, उसकी क्यों नहीं आप सुनते हैं। किसी स्त्री ने तो ये नहीं कहा कि वेद पढ़ने से हमारी घर गृहस्थी में विघ्न होगा, हमारा तो काम सेवा करना आप लोगों की, और आप क्यों कष्ट कर रहे हैं वेद पढ़ाने के लिए। आप कितने उदार हैं कि आपने हमको घर गृहस्थी सौंपी, सती बना दिया, महान बना दिया, और आप लोग ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं, वेद पाठ। किसी स्त्री ने तो नहीं कहा, ये तो आपने व्यवस्था बनाई, पुरुषों ने बनाई व्यवस्था है, तो पुरुषों की बनाई हुई जो व्यवस्थाएं थी उसका उन्होंने एक एक करके छीलना शुरू किया। वो आप हाई कास्ट हिंदू विमेन, जिसका कि शंभू जोशी का हिंदी अनुवाद भी मिलता है, एक हिंदू स्त्री का जीवन, आप उसको पढ़ के देखिए, एक एक उदाहरण मनुस्मृति का देती हैं। वो कहती हैं कि किस तरह से एक पुरुषवादी व्यवस्था की संरचना ये है। 100 साल पहले वो स्त्री वो इस बात को कह रही है। बड़ा तहलका उस किताब से मचा। वो अंग्रेजी में भी लिखती थी, बोलती थी, उनको अमेरिका बुलाया गया, ये सब हुआ। तो रमाबाई को ये था कि मैं विदेशों से कुछ धन एकत्र करके और भारत में जाकर के विधवाओं की मदद करूंगी, क्योंकि अपनी माँ को देखती रही कि बड़ी वेदना उनको थी पिता के मरने के बाद, जो माँ ने झेला और ये सब। तो अमेरिका में गई, इंग्लैंड में गई, और वहाँ क्रिश्चियन भी हो गई थी। क्रिश्चियनिटी से भी उनका मोह भंग हुआ। क्रिश्चियन इसलिए हो गई थी कि उनको लगा कि यहाँ बराबरी है, स्त्री पुरुष की, कम से कम एक ऐसा धर्म है जिसमें कि स्त्री पुरुष को बराबर माना गया, यहाँ नहीं सताया जाएगा। बाद में उनका क्रिश्चियनिटी से भी ऐसा नहीं रहा, लेकिन बहरहाल जब वो लौटी, उन्होंने अपना आश्रम भी बनाया, विधवा आश्रम बनाया। शारदा सदन अभी भी है, रमाबाई के नाम पर वहाँ पर है। और
उनकी लड़की भी मर गई, बहुत ट्रेजिक तो पूरा उनका जीवन ही था। उसके बाद रमाबाई भी नहीं रही। लेकिन आप देखिए कि कौन लोग हैं जो रमाबाई के साथ हैं और कौन लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं। तिलक जबरदस्त विरोधी रमाबाई के, वो केसरी में उनके खिलाफ लेख लिख रहे हैं कि कैसी वो तिलक शिक्षण संस्थाएं बना रहे हैं, डेकन एजुकेशनल सोसाइटी बना रहे हैं, आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। इतने उदार प्रगतिवादी, इतने महान पंडित ज्ञानी की उनकी रिसर्च जो है हम लोग अभी तक उद्धृत करते हैं, वेदों पर जो उनका काम है। वो नेता है राजनीति में, उनका स्वराज हमारा अधिकार है वगैरह उनका नारा दिया, और कर्म दल के नेता थे वो। तो आप लोग राजनीति वाले को ही जानते होंगे, लेकिन मैं तो उनको बहुत महान पंडित के रूप में जानता हूँ और बड़े ज्ञानी के रूप में जानता हूँ, जिन्होंने की गीता कर्मयोग रहस्य भी लिखा, और वेदों पर मोटी मोटी 2 किताबें हैं जो कि वो केसरी में बहुत तीखे लेख इनके विरोध में उन्होंने लिखे कि ये स्त्री शिक्षा का प्रसार करके और इस तरह से क्या करके ये औरत जो है क्या क्या कर रही है। एक पूरा दल तिलक और उनके सहयोगियों का है जो कि रमाबाई को यातना देने के लिए आगे आते हैं और उनके समर्थन में भी हैं। महादेव गोविंद रानाडे हैं, भंडारकर जो कि संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, भंडारकर भी पंडित थे, और तिलक और भंडारकर दोनों समकालीन हैं, उसी स्टेचर के पंडित हैं। भंडारकर बहुत बड़ा नाम है, जिनके नाम पर इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ। भंडारकर की बड़ी बड़ी एक तरह से उनके नाम का ध्वज उठाया जाता था एक जमाने में। तो आगरकर, केटी तेलंग, भंडारकर, ज्योतिबा फुले, ये रमाबाई के साथ थे, उनको समर्थन दे रहे थे, और बाकी बहुत सारे पंडित उनका विरोध कर रहे थे। तो ये इस सीमा तक परंपरा और आधुनिकता में टकराव होता है, और कभी कभी किसी को यातनाएं उसके कारण झेलना पड़ती है। रमादेवी अंत में वो उसी दुख में समाप्त भी हो गई थी अंततः, ये इतिहास मिलता है। दयानंद ने और आर्य समाज ने एक शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया कि जो दूसरे मजहब में चले गए हैं उनको हम शुद्धि करके ले सकते हैं। इस पर भी बड़ा विवाद हुआ, और काशी के जो पारंपरिक पंडित थे उन्होंने बहुत विरोध किया कि जो चले गए हैं दूसरे, क्योंकि धर्मशास्त्र में तो कहा ही नहीं है कि शुद्धिकरण करके आप वापस ले लीजिए, धर्मशास्त्र में नहीं कहा है तो नहीं हो सकता है। ये जो एक रूढ़ व्याख्या होती है कि मनु ने नहीं कहा तो क्योंकि वो मौन है, वो नहीं कहा है तो हम नहीं इसको होने देंगे। तो बड़े बड़े पंडित थे उसके साथ में, राजा राम शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री, द्रविड़ बाल शास्त्री, ये बहुत बड़े नाम हैं उस जमाने के जो दिग्गज पंडित हैं, वो इसके खिलाफ थे और बड़ी बहस हुई इसमें। तो उन सब के रिकॉर्ड मिलते हैं। तो ये टकराहट भी होती रही है परंपरा में और आधुनिकता में। उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये संभावना बची रहती है कि परंपरा में और आधुनिकता में संवाद हो सकता है। वो संवाद के दायरे हमको खोजने चाहिए और उसकी संभावनाओं को हमको उजागर करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनमें मुझे ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं, उनका काम कुछ है। अंबिकाधर शर्मा जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनका काम है। दया कृष्ण थे, यहीं रहे, उन्होंने संस्कृत के जो एकदम पारंपरिक पंडित हैं और जो आधुनिक दार्शनिक हैं उनमें संवाद कराने की कोशिश की। तो इस तरह की उन्होंने कार्यशालाएं आयोजित कुछ की। तो उसमें हमने देखा कि जो पारंपरिक विद्या है वो किस तरह से अपने आप को विस्तारित करती है, अपनी शक्तिमत्ता को विस्तारित करती है। कि पंडित बद्रीनाथ शुक्ल जो बर्ट्रैंड रसल की थ्योरी ऑफ प्रोपोजिशन की अपने शास्त्र से व्याख्या करते हैं, तो अपने शास्त्र को किस तरह से वो उसकी शक्तिमत्ता को उजागर करते हैं। फिर देहात्मवाद का विचार फिर उसी क्रम में प्रस्तुत करते हैं, नए विचार। तो परंपरा जब आधुनिकता के साथ संवाद करती है तो नए वातायन खुलते हैं, नए विचार आते हैं। कुछ इस तरह का एक संवाद हुआ, पता नहीं यहाँ उस किताब यहाँ पढ़ी गई कि नहीं, और शर्मा जी को तो मालूम होगा। फ्रॉम मेडिटेरियन टू गंगेज करके विद्यानिवास मिश्र जी के संवाद हुए। आर्गुलोल एक स्पेनिश फिलासफर थे उनके साथ में। तो हमारे मित्र हैं बहुत ही अच्छे, आस्कर पुजोल, उन्होंने वो संवाद कराए, 1 महीने तक दोनों में बातचीत हुई। तो हमने देखा कि एक तो बड़े पारंपरिक पंडित हैं, प्रज्ञा पुरुष हैं हमारे समय के, जो कि आधुनिकता से संवाद भी करते हैं, और एक पश्चिम का दार्शनिक है, वो यूरोप का दर्शन बता रहा है।
दोनों संवाद करते हैं, तो दोनों की परंपराएं अपने आप को विस्तारित करती हैं। आधुनिक दर्शन की परंपरा एक है और एक प्राचीन प्रज्ञा की परंपरा है, और वो आप देखेंगे कि उन संवादों में किस तरह से बहुत सारे विचार नए आते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो ये संवाद की गुंजाइश मैं समझता हूँ कि परंपरा और आधुनिकता के बीच में बनी हुई है, और उसी संवाद की गुंजाइश को ऊह और अभ्यूह के द्वारा हम संवर्धित करें। इन शब्दों के साथ में मैंने बहुत अधिक समय लिया, इसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी बात समाप्त बहुप्रतीक्षित एक व्याख्यान यहाँ संभव हुआ। पिछले वर्ष भी हम लोग चाहते थे कि आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी संस्कृत विभाग में आ पाए, पर उनकी व्यस्तताएं इस तरह से थी कि पूना और दिल्ली और भोपाल, उसके कारण वो आ नहीं पाए। इस बार उनकी विशेष कृपा हुई, यद्यपि इस बार भी संभावनाएं कम थी, क्योंकि जयपुर और पूना और भोपाल वामन देव की तरह इनके चरण जो है वो न जाने किस किस लोक में पड़ रहे थे, लेकिन सागर चूंकि उनकी कर्म भूमि रही है और सागर उनके नाते बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, खासतौर से संस्कृत विभाग। आज वे हमारे बीच, उन्होंने जो वक्तव्य दिया उस पर कोई बात, कोई टिप्पणी करने का साहस मुझमें नहीं है, पर एक चीज जरूर मुझे लगी कि किसी विषय को इतने व्यापक फलक पर उसका विवेचन करना, उसको समझाना समझना, ये पहली बार, एकदम शर्मा जी को हम लोग सुनते रहते हैं, उनके साथ भी है, पर पहली बार आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी, इसके पहले भी हमेशा तमाम विषयों पर बोलते रहे हैं, और इसी लय में आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्व पर और संस्कृत की मंच पर हम लोग समझते थे कि कुछ रचनाओं में कुछ विवेचन ऐसा होगा, लेकिन वो इतिहास भी है, उसमें राजनीति भी है, पूरी परंपरा संस्कृत की भी है। एक इतने बड़े कैनवस पर इस विषय को उपस्थित किया उन्होंने, सचमुच वो प्रणम्य है, और हम लोग के लिए सीखने की बात भी है कि उसमें शोध भी है, उसमें मूल्यांकन भी है, उसमें आधुनिक दृष्टि भी, एक बड़ा विजन उनके पास है। दरअसल बिना विजन के कोई अध्ययन संभव ही नहीं है। एक विजनरी आदमी जो है, गांधी के पास विजन था, तो वो इसलिए गांधी इतने बड़े हुए। तो छोटे विजन लेकर हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ये आज पुनः पुनः उन्होंने रेखांकित किया। और उनका जो व्याख्यान था उसमें कितने ऐसे संदर्भ जिसकी जानकारी हम लोग को प्रायः कम रहती है, इतने सारे संदर्भों को जोड़ती, और बहुत ही रोचक, ऐसा भी नहीं कि बहुत गरिष्ठ, बहुत ही रोचक, बहुत सधा हुआ और बहुत ही व्यापक फलक पर उन्होंने इस विषय को हमारे सामने रखा। हम सब बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, और उनका ही विभाग है, संस्कृत विभाग उन्हीं का विभाग है, उन्हीं के पक्षचिन्हों पर, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में आज भी हम लोग, पूरा विभाग, संस्कृत का विभाग उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2-3 साल पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल सेमिनार कराया था, और वो भी इस विभाग का ही नहीं बल्कि मानविकी का पहला इंटरनेशनल सेमिनार था, उसका भी मार्गदर्शन आचार्य त्रिपाठी ने किया था। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, और मैं विशेष भाग्यशाली हूं कि मैं इस विभाग की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही जीवन भर के लिए स्मरणीय विषय है। तो आचार्य त्रिपाठी जी ने जो यहाँ वो आए, समय निकाला, आदरणीय भाभी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके भी दर्शन हुए, तो हम सब, पूरा विभाग और यहाँ सभी बैठे हुए लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है, और ये कामना करता है कि जब जब हम उन्हें याद करें वो हमारे बीच इसी ऊर्जा, इसी तन्मयता, इसी आधुनिकता के साथ हमारे सामने आते रहें, ये हम लोग की कामना है। अध्यक्षता कर रही माननीय कुलपति महोदया
वो चली गई हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद। उनके पास समय कम था, इसी की मीटिंग थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं नाम लेना चाहूं तो सब अपने हैं। डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेश जी हैं, डॉक्टर नागेश जी दुबे हैं, सरोज गुप्ता मैडम हैं, शरद सिंह हैं, वर्षा सिंह हैं, हमारी डीन अफेयर्स की जो है पांडे मैडम हैं, आदरणीय भाभी जी हैं, प्रोफेसर चंदाबेन जी हैं, प्रोफेसर मैत्रा हैं, खम्परिया जी हैं, सिंह साहब हैं, बहुत सारे लोग, पांडे जी हैं, प्रोफेसर एपी मिश्र जी हैं, मलैया जी हैं, तिवारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अकादमिक स्टाफ कॉलेज के हमारे बेंद्रे जी हैं, शशि कुमार जी हैं, हमारे विभाग के आशुतोष कथाकार आशुतोष बैठे हुए, पंकज जी हैं, प्रोफेसर शर्मा जी हैं, बहुत सारे, ये ऋषभ जी हैं, उधर अवधेश बैठे, मतलब पूरा ये समाज, उधर बुद्ध सेन सिंह बैठे हैं, प्रोफेसर जयन मैडम बैठी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सभी के प्रति, पंकज जी बैठे हैं, हिमांशु जी हैं, किसका नाम छूट रहा है तो क्षमा। ये पाठक मंच सागर के तिवारी जी बैठे हुए हैं, वाजपेयी जी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, सभी जिनका नाम छूट रहा है वो सब अपने, सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद पंकज तिवारी जी के लिए, उनकी टीम के लिए, कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस पूरे व्याख्यान की रिकॉर्डिंग करवाई। उनके प्रति विशेष धन्यवाद। हमारे संस्कृत की शुक्ला मैडम बैठी बहुत कोने, जो हमारे संस्कृत की विभाग की में अध्यापन भी उन्होंने किया। इस विभाग की मैत्रा मैडम ने पिछले साल भी हम लोग को यह अवसर दिया था, इसी सभागार में कार्यक्रम हुआ था। उनके प्रति पुनः पुनः धन्यवाद। सभी का, जिनका, माधव जी मुस्कुरा रहे हैं, माधव जी का नाम छूट रहा था तो माधव चंदेल जी भी है वहां। सभी के प्रति जो छूट रहे हैं उन सभी के प्रति, राजौरिया मैडम यहाँ बैठी हैं, वंदना जी, सभी के प्रति बहुत बहुत करबद्ध मेरा आभार है। और यह आपकी उपस्थिति के कारण यह आयोजन संभव हुआ, सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबसे बड़ा आभार तो जिनका ये आयोजन, जिन्होंने, कल एक छोटी सी घटना होते होते बची। मेरे पास एक फोन आता है शहर कहीं से कि आप ये आयोजन मत करें, तो मैं घबराया और मैंने तुरंत रजिस्ट्रार साहब को फोन किया। उन्होंने संबल दिया, यद्यपि वो आए नहीं, और हमारे विभाग के अध्यापकों ने मुझे संबल दिया कि आप ये काम करिए। तो ये इस मानसिक वेदना से भी मुझे कल रात भर गुजरना पड़ा, और पर आप सब आए। मेरा साहस नहीं, आपका ही साहस है जिसके कारण मैं आज यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न करा सका। हमारे आदरणीय कालिदास एकेडमी के संतोष पंडा जी, जो बहुत ही पूरे देश भर में, प्रदेश भर में कार्यक्रम कराते रहते हैं, वो वहां से आए, उनके साथी बैठे हुए हैं। इन सभी के प्रति, हमारे संकाय के डीन प्रोफेसर भवतोष इंद्र गुरु जी, सभी के प्रति, संचालक नवनिहाल जी के प्रति, सभी के प्रति मेरा बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से हमारे अनुरोध, हमारी प्रार्थना पर आप सब आते रहें, यही हमारी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर एपी त्रिपाठी सर। कालिदास अकादमी से पिछले वर्ष भी इसी तरह का एक दिव्य भव्य आयोजन हुआ था पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी की पुण्यतिथि पर, और उसमें भी यह सभागार पूरी तरह से भरा हुआ था। तभी मैंने आग्रह किया, कालिदास एकेडमी से प्रोफेसर प्रतिभा दवे मैडम पधारी थी, कि आप जब कभी इस तरह के सारस्वत आयोजन करें, जब कभी आचार्य त्रिपाठी जी जैसे विद्वान को आमंत्रित करें, सागर का यह संस्कृत विभाग आपके इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए हमेशा प्रतिश्रुत है। और जब कभी आप कोई भी इस तरह का सारस्वत व्याख्यान या कोई भी संगोष्ठी या कोई भी कार्यशाला आयोजित करने की इच्छा जब व्यक्त करेंगे, तो संस्कृत विभाग और यह विश्वविद्यालय सहर्ष इस आयोजन के लिए तैयार रहेगा।
मुझे आशा है कि हम सभी मिलकर के जो यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, जो सागर के हमारे पक्ष के लोग हैं, वे सब भी इस पर सहमति देंगे, ऐसी मेरी आशा है और विश्वास है। मैं अकादमी से पधारे डॉक्टर संतोष पंड्या जी से ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह के सारस्वत आयोजन जिसमें आचार्य त्रिपाठी जी जैसे वक्ता हों, हम लोग बार बार सुनना चाहेंगे और हम लोग ये आपको सहर्ष एक निमंत्रण देते हैं कि आप जब चाहें तब इस तरह के कार्यक्रम यहाँ करें। हम आपका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आप सभी जो सभागृह में उपस्थित हैं उनके प्रति नमन करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब को प्रणाम करते हुए हम लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदया माननीय कुलपति मैडम जो भी कार्यक्रम में चली गई, उनकी परोक्ष अनुमति से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्कार।